सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है वो है स्पेशल स्विंग मशीन से रिलेटेड। कल हमने स्विंग मशीन ऑपरेटर जो जॉब रोल है उससे रिलेटेड बात करी थी और आज हम आगे बात करेंगे स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन ऑपरेशंस के बारे में। तो जब हम स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बेस पता चलना चाहिए हमें। ये मेरा है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा मेथड्स अपैरल कंसल्टेंसी के थ्रू हूँ मैं यहाँ पे। और जो क्वालिफिकेशन पैक हमने कल स्विंग मशीन ऑपरेटर का डिस्कस करा था, जिसको सिलेबस बोलते हैं, सिलेबस हमारा जो इसमें स्पेशल स्विंग मशीन ऑपरेटर जो हमारा अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा कोर्सेज को सेट किया गया है अलग अलग, जैसा कि आपको आप भी पढ़ाते हैं उसमें। तो स्पेशलाइज स्विंग मशीन ऑपरेटर कोर्स का जो जॉब रोल क्यूपी कोड है वो AMS/Q2301 होता है, जिससे कि हमारे कोर्स के बारे में पता चलता है कि ये कोर्स कौन सा है। क्यूपी कोड बोलते हैं इसको। और हमारा जो ये क्यूपी है ये भी लेवल 4 का क्यूपी है जो आप पढ़ाते हैं इसमें। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज क्राइटेरिया, वो सारा इसमें होता है। और नोजेस, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी कोर्स कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें हमारे को दो तरीके के नोजेस मिलते हैं। एक कोर नोज होते हैं और एक नॉन कोर नोज होते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कोर डोमेन से रिलेटेड और एक प्लेटफॉर्म या डेमोन्स्ट्रेटिंग स्किल्स से रिलेटेड। तो इसमें भी दो चीजें हैं। कोर नोजेस में कुछ NOS नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है, जिसमें कैरी आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचेस यूजिंग एन स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन, जिसमें स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन्स के बारे में बताना होता है हमें। कंट्रीब्यूट टू अचीव क्वालिटी इन स्विंग वर्क, जब हम स्पेशलाइज्ड मशीन से काम कर रहे हैं तो अलग अलग उसकी क्वालिटी का भी स्पेशल वैल्यू अलग होती है। देन मेंटेन वर्क एरिया टूल्स एंड मशीन्स, ये कॉमन नोज है। एंड मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, ये भी कॉमन नोज है जो हमें अपनी क्लास में एज अ ट्रेनर स्टूडेंट्स को बताना है, पढ़ाना है, समझाना है। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन क्यों क्वालिफिकेशन पैक के बारे में है, जो कि 4 डिफरेंट नोजेज हैं। हाँ, तो हम आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारी मशीन मशीन कितने टाइप की होती हैं? जनरल पर्पस मशीन होती हैं और स्पेशल पर्पस मशीन होती हैं। दो तरीके की मशीन होती हैं। ब्रॉडली कल हमने जब बात करी थी तो स्टिच फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी, इंट्रालूपिंग, इंटरलूपिंग, इंटरलेसिंग या चेन स्टिच, लॉक स्टिच और मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। हमने स्टिच क्लासिफिकेशन भी किया था। आज हम उससे रिलेटेड भी कुछ बातें समझेंगे, क्योंकि मशीनें किस टाइप के टांके बनाती हैं, कौन सी क्लास के स्टिच बनाती हैं, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और कुछ लोगों का डाउट भी होगा कि शायद कौन कौन सी क्लासेस हम यूज करते हैं स्टिच बनाने में, क्या क्लास होती क्या है और कैसे हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस स्विंग मशीन्स। बेसिकली जब हम ब्रॉडली बात करते हैं तो दो तरीके के स्टिचेस होते हैं, चेन स्टिच और लॉक स्टिच। तो पहले हम लॉक स्टिच के बारे में बात करेंगे। लॉक स्टिच में जनरल पर्पस मशीन जो होती हैं वो सिंगल नीडल लॉक स्टिच, सिंगल नीडल लॉक स्टिच विद यूबीटी। यूबीटी मींस अंडर बेड ट्रिमर या ऑटोमेटिक थ्रेड ट्रिमर, जो कि धागा काटने वाली मशीन होती है, जिसमें से ऑटोमेटिकली धागा कट जाता है। DNLS, डबल नीडल लॉक स्टिच, कुछ लोगों ने शायद नाम सुना हो। डबल नीडल लॉक स्टिच, इसमें होती है फिक्स बार और स्प्लिट बार। वो मैं आगे बताऊंगा आपको फिक्स बार और स्प्लिट बार कैसी मशीन्स होती हैं। DNLS फिक्स बार एंड DNLS स्प्लिट बार। देन स्पेशलाइज्ड मशीन्स के बारे में बात करेंगे तो बटन अटैच मशीन, बटन होल मेकिंग मशीन और बार टैग मशीन। ये लॉक स्टिच के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लॉक स्टिच के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इन सभी मशीन्स में बॉबिन एंड बॉबिन केस लगता है। नीडल जिनकी थ्रेडिंग आती है वो नीडल और बॉबिन बॉबिन केस से आती है, चाहे सिंगल नीडल लॉक स्टिच हो, सिंगल नीडल लॉक स्टिच यूबीटी, डबल नीडल लॉक स्टिच फिक्स बार या डबल नीडल लॉक स्टिच स्प्लिट बार। जब सिंगल नीडल है तो सिंगल बॉबिन बॉबिन केस है, डबल नीडल है तो डबल बॉबिन यूज होता है। बटन अटैच मशीन, कल मैंने आपको बताया था कि कुछ बटन होते हैं जो कि एक धागा खींचते हैं खुल जाते हैं, जो क्लास 100 के स्टिच से लगे होते हैं, मगर उसको रिप्लेस करने के लिए बटन अटैच मशीन भी लॉक स्टिच वाली आती है, जिस मशीन में बॉबिन बॉबिन केस लगता है, जिससे कि वो इतनी इजीली अनरिवील नहीं कर सकते हैं हम, आसानी से खुल नहीं सकता धागा, एक धागा खींचने से बटन नहीं खुलेगा। मगर जब पहले चेन स्टिच से बनता था, क्लास 100 से बनता था,
तो वो आसानी से रिवील हो जाता था, खुल जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि लॉक स्टिच की मशीन आती है जिस मशीन में बॉबिन एंड बॉबिन दे सकता है। उसको अनरिवील करना, खोलना उतना आसान नहीं होता जितना चेन स्टिच को। क्लास 100 का चेन स्टिच तो बहुत ही आसानी से खुल जाता है, एक धागा खींचते ही पूरा स्टिच खुल जाता है। बटन होल मेकिंग मशीन, काज बनाने वाली मशीन, इसमें भी लॉक स्टिच की मशीन आती है जिसमें बॉबिन बॉबिन केस लगता है। और बार टैक मशीन, बार टैक आपने कई गारमेंट्स में देखा होगा कि जो लूप लगे होते हैं, बेल्ट लूप, या जो स्टिचिंग पॉकेट के एजेस पर, जिपर के एजेस पर, जहां पर हमें स्ट्रेंथ देनी है कपड़े को, पॉकेट एज पर देखते हैं कि हमने हाथ डाला और पॉकेट की सिलाई खुल गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर बार टैकिंग दी हुई होती है जिससे कि वो स्ट्रेंथ मिल जाए कपड़े को और आसानी से सिलाई ना खुले, तो वहां बार टैकिंग करते हैं। तो कई पार्ट में हमारे गारमेंट्स के बार टैकिंग हुई भी होती है, तो हम उस बार टैकिंग के मशीन के बारे में बात करेंगे इसमें। चेन स्टिच की जनरल पर्पस मशीन और स्पेशल पर्पस मशीन कौन कौन सी होती है? ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन जो क्लास 100 की होती है, ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि इजीली रिवेलेबल स्टिच होता है इसका। एक धागा खींचने से ही पूरी सिलाई खुल जाती है, जैसा कि हमने बास्टिंग स्टिच जिसको बोलते हैं, जो हमने आटे की बोरी में भी देखा होगा या रेत की बोरी में भी देखा होगा। और कई बारी हमारे गारमेंट्स में बटन अटैच होता है उस स्टिच से। तुरपाई का काम अगर है, हेमिंग का काम अगर है मशीन के द्वारा, तो वो ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन के द्वारा होता है, जो क्लास 100 का स्टिच होता है। देन फ्लैट लॉक मशीन, जो कि आपकी टी शर्ट का हेम, कल मैंने आपको बताया था इंटरलॉक और फ्लैट लॉक और कवरिंग चेन स्टिच, वो फ्लैट लॉक मशीन कहलाती है। उसको अभी हम देखेंगे कैसी होती है, क्या होता है उसकी वर्किंग। 3 थ्रेड ओवरलॉक, 4 थ्रेड ओवरलॉक, 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है। देन स्पेशल पर्पस मशीन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है फीड ऑफ द आर्म मशीन और कंसाई स्पेशल मशीन। ये स्पेशल पर्पस हैं जो कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज होती हैं, और इनको जब यूज करते हैं तो क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी दोनों ही इंप्रूव होती हैं हमारी। लॉक स्टिच मशीन, तो हम पहले आज लॉक स्टिच मशीन के बारे में बात करेंगे। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को ये नाम ही नहीं पता होता। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन कैन बी डोमेस्टिक, कैन बी इंडस्ट्रियल। आप जो घर में मशीन चला रहे हैं हाथ से चलने वाली, वो भी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। जो आप पैर से चला रहे हैं वो भी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। जो मोटराइज है, पैर से चला रहे हैं, वो भी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। तो सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन कई तरीके की हो सकती है। हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सिंगल नीडल लॉक स्टिच, कल इसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी हमने बात करी थी, जैसे कि आपको सामने थ्रोट प्लेट दिखाई दे रही है, नीडल बार दिखाई दे रही है, टेंशन थ्रेड टेंशन दिखाई दे रही है, थ्रेड टेकअप लीवर, एसपीआई रेगुलेटर, बैक टैक लीवर, हैंड व्हील, प्रेशर फुट रेगुलेटर, ये सारी चीजें आपको इस पार्ट में सामने दिखाई दे रही हैं। और इसके बराबर में दूसरी पिक्चर है सिंगल नीडल लॉक स्टिच विद यूबीटी, बेसिक मशीन और सिंगल नीडल लॉक स्टिच विद यूबीटी। यूबीटी मतलब अंडर बेड ट्रिमर या ऑटोमेटिक थ्रेड ट्रिमर। ये जो मशीन आती है इस पे यूजुअली कंप्यूटर पैनल होता है, और कंप्यूटर पैनल के थ्रू हम इस मशीन की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरा पेडल भी प्रेस कर देंगे तो अभी मशीन उसी स्पीड पर रन करेगी जितना हमने मशीन को सेट करा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन एंड इंडस्ट्रियल सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक। अगर हम डोमेस्टिक स्विंग मशीन देखते हैं, जो आपने काले रंग की देखी होगी, जिसको आप कई बार अम्ब्रेला मशीन भी बोलते हैं, जो कि मशीन मोटर से चलती है, उसकी जब हम मोटर के बारे में बात करेंगे तो उसकी जो मोटर होती है उसके आरपीएम 500 से 800 आरपीएम राउंड पर मिनट, 500 टू 800 और 1000, डिपेंड करता है मोटर की वेट पर कि कितनी किस साइज की मोटर है। 500 से 800 नॉर्मली मिलते हैं हमें आरपीएम, या 1000 मिलते हैं मैक्सिमम। मगर जो इस इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के आरपीएम है वो 5000 आरपीएम होते हैं। जो बेसिक आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है बेसिक एसएनएलएस मशीन, उसके जो आरपीएम वो 5000 आरपीएम होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस मशीन रन 10 टाइम फास्टर देन डोमेस्टिक मशीन। ये मशीन 10 गुना ज्यादा तेज मशीन स्पीड से चलती है डोमेस्टिक मशीन से।
और उसी के साथ हमारे पास जो दूसरी फिर यूबीटी मशीन है जिसमें कंप्यूटर पैनल लगा हुआ है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसकी स्पीड को हम अगर 1000 आरपीएम करना चाहें, 1500 आरपीएम करना चाहें, 5000 आरपीएम करना चाहें, तो बीच में किसी भी स्पीड पे हम उसको सेट कर सकते हैं। बैक टैक हम कैसे करना चाहते हैं उसको, और अंडर बेड ट्रिमर को हम यूज करना चाहते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज इसमें होती हैं कि हम इस मशीन को कैसे एडजस्ट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं और यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारी डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन। डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन में मैंने आपको दो बताई, स्प्लिट बार और फिक्स बार। फिक्स बार मतलब जो नीडल बार होती है, जो हमने नीडल बार जिसमें सुई लगी हुई होती है, वो एक ही बार में दो सुइयां लगी हुई हैं। फिक्स बार मतलब एक नीडल बार है जिसके ऊपर दोनों सुइयां सेट हैं। इसका मतलब क्या है कि जितना मशीन चलाएंगे हम दोनों सुइयां एक साथ चलेंगी। मतलब हम सीधी सिलाई तो कर सकते हैं, मगर अगर कोई शेप देनी है, जैसे कि आपने डेनिम के बैक पॉकेट देखी होगी जिसपे शेप होती है, डिजाइन बना हुआ होता है दोनों लाइनों का, तो फिक्स बार से हम वो डिजाइन नहीं दे सकते। ये फ्रंट प्लैकेट बनाने के लिए ठीक है क्योंकि वो सीधा बनाना है, मगर डेनिम जीन्स के बैक पॉकेट जो होती है, पैच पॉकेट जो होती है, उस पर अगर कोई डिजाइनिंग देनी है तो हम फिक्स बार से वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक जगह अगर शेप सही आ जाएगी दूसरी जगह शेप खराब हो जाएगी। स्प्लिट बार क्या होता है? स्प्लिट बार मतलब जो दोनों सुइयां हैं वो अलग अलग बार पे सेट हैं। जो नीडल बार है जो ऊपर से आ रही है मशीन के अंदर जो सिस्टम से आ रही है, वो दो अलग अलग बार हैं, लेफ्ट नीडल और राइट नीडल। और एट ए टाइम हम एक नीडल को अगर चलाना चाहें या रोकना चाहें तो वो हम काम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक नीडल को एक बार में चला सकते हैं और एक नीडल को एक बार में रोक सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हम दोनों नीडल से एक साथ चलाएं, हम एक नीडल को एट ए टाइम रोक सकते हैं। चाहे लेफ्ट रोकना चाहें तो लेफ्ट रोक सकते हैं, राइट रोकना चाहें तो राइट रोक सकते हैं। लीवर यहीं ऊपर होता है हमारे पास जो आपको एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम किसी भी टाइम अपनी नीडल बार को रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज बटन अटैच मशीन। बटन अटैच मशीन मतलब जिस मशीन के द्वारा हम बटन लगा सकते हैं। इस मशीन को भी हम लॉक स्विच मशीन ही है, ये भी, इसमें भी बॉबिन बॉबिन केस लगता है। इस मशीन में भी कंप्यूटर पैनल लगा हुआ है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम सेट कर सकते हैं कि बटन 2 होल है या 4 होल है सबसे पहले तो, फिर स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है या क्रॉस स्टिचिंग करनी है, कितना स्टिच करना है बटन को। आप जब हाथ से बटन लगाते हैं तो आप उसमें कितनी बारी धागा क्रॉस कर रहे हैं वो आपको पता है। मशीन में हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना बारी स्टिच एक बटन को अटैच करने के लिए देना है। अभी तक जो हमने मशीन्स देखी थी उनकी जो मोटर होती है वो क्लच मोटर होती है, जिसको हम जितना दबाते हैं उतना मशीन चलती है और जितना छोड़ देते हैं तो मशीन बंद हो जाती है। ये बटन अटैच मशीन जो होती है वो सर्वो मोटर होती है, जिसको एक बार ही हम उसमें साइकिल्स हम रोटेशन जो है वो पहले से सेट कर देते हैं। पैडल एक बार ही प्रेस करते हैं तो मोटर चलनी शुरू हो जाती है, फिर हम पैडल छोड़ दें तो अभी मोटर चलती रहेगी। और जब वो पूरा अपना काम कर लेगी, जब उसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके बाद हम हमारी मोटर बंद होगी। अगर कोई एक्सीडेंटली हमारे से कोई गलती हो गई है तो इसमें इमरजेंसी स्टॉप का बटन होता है जिसको हम बीच में रोक सकते हैं, अदरवाइज ये अपनी पूरी रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ही रुकती है। इसमें एक एक बटन हमें फीड करना पड़ता है। कई आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ रही हैं जिसमें हम कई सारे बटन फीड कर देते हैं। यूजुअली जो होता है एक एक बटन, जिसमें साथ में ट्रे दी हुई है जिसमें बटन रखे होते हैं और एक एक बटन फीड करते रहते हैं और बटन स्टिच होता रहता है वन बाय वन पैडल प्रेस करके। इसी तरह से बटन होल मेकिंग मशीन है, काज बनाने वाली मशीन। इसकी भी मोटर उसी तरह की होती है। इसमें काज का साइज सेट करने के बाद इसको एक बार ही पैडल को प्रेस करते हैं तो मोटर चलनी शुरू हो जाती है, और जितनी रोटेशन हमने सेट करी हैं उतनी रोटेशन चलने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, हमें पैडल पे पैर रखने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर एक नीडल के पास ही ब्लेड लगा होता है। जैसे ही ये रोटेशंस पूरी कर देता है, काज पूरा बन जाता है, उस ब्लेड से काज के बीच में कट लग जाता है। जब हम ऑपरेशन ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी पहले बटन लगेगा या पहले बटन होल होगा। तो बटन होल पहले होता है क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कट लग जाएगा। तो अगर बाई चांस, यूजुअली जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वो मार्किंग के थ्रू होता है काम। अगर बाई चांस किसी भी तरीके से हमारा बटन होल की पोजीशन कुछ ऊपर नीचे हो गई है तो हम अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशन बटन को अटैच कर सकते हैं, मगर बटन को हम किसी भी पोजीशन पे रिप्लेस कर सकते हैं, बटन होल को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद कट लग जाता है कपड़े में, जिससे कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बार टैकिंग मशीन। बार टैकिंग मशीन मींस, मैंने आपको बार टैकिंग के बारे में बताया। वी यूज बार टैकिंग मशीन फॉर द रीइंफोर्समेंट इन गारमेंट्स। हम जो बार टैकिंग मशीन यूज करते हैं जहां पर भी रीइंफोर्समेंट, खिंचाव या तनाव वाली स्थिति हो, जैसे कि पॉकेट की एजेस, पॉकेट की एजेस पर बार टैकिंग हुई रहती है, आपने देखा होगा। जिससे कि आप जेब में हाथ रखें तो वो सिलाई खुले ना, वहां पर स्ट्रेंथ हो, जिससे कि कई बार डेनिम में आप देखें कॉइन पॉकेट होती है, छोटी पॉकेट आपके पॉकेट के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बार टैकिंग हुई भी होती है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी पॉकेट होती है और अगर आप उसमें अपना हाथ डालते हैं तो वो कपड़ा खिंच के खुल सकता है। तो उसको भी हम फिक्स करने के लिए हम बैक टैग, बार टैग करके रखते हैं पॉकेट्स को, पॉकेट एजेस पर यूजुअली हमें। और बेल्ट लूप्स, जो बेल्ट लूप होते हैं उन पे भी बार टैगिंग हुई भी होती है, क्योंकि नॉर्मल स्टिचिंग जो है वो खुल सकती है, मगर बार टैगिंग जो होती है वो बहुत ही फाइन स्टिचिंग होती है, जिससे कि वो आसानी से नहीं खुलता, और कितना भी उस पर प्रेशर पड़े सिलाई खुलती नहीं है आसानी से। अब आते हैं हम चेन स्टिच की मशीन पे। चेन स्टिच की मशीन कैसी होती हैं? सबसे पहले जो आपको दिखाई गई है ये है ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन। ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन आप लोगों ने कुछ ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी, मगर जब आप फेयर्स में जाते हैं या अपने बच्चों को इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं तो वहाँ बहुत कॉमनली ये मशीन हमें दिख जाती है। ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन यूज होती है तुरपाई का काम जो करते हैं आप, जो पैंट के बॉटम तुरपाई होती है या साड़ी की फॉल में तुरपाई होती है, या फिर ड्रेसेस में आप नेक बाइंड करते हैं तब भी तुरपाई करते हैं, कच्चा करते हैं, तो वो जो जो एक तरफ दिखाई देती है सिलाई और दूसरी तरफ नहीं दिखाई देती है, हाथ से जब करते हैं तो वो एक धागे के और पतली सुई यूज करते हैं, उसी काम को करने के लिए मशीन से ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन यूज होती है। इसका आप बेड और सरफेस देख सकते हैं। इसमें एक कर्व्ड नीडल होती है और ब्लाइंड लूपर होता है। कर्व नीडल और ब्लाइंड लूपर होता है, जिसमें से धागा नहीं जाता, वो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है लूपर। जितना भी लॉक स्टिच की मशीन थी उसमें बॉबिन, नीडल और बॉबिन बॉबिन केस होते हैं। जो चेन स्टिच की मशीन है, जो क्लास 100 के चेन स्टिच की मशीन है, उसमें नीडल होती है और ब्लाइंड लूपर होता है, जो कि स्टिचिंग को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है। और जो चेन स्टिच होता है, जो आगे हम बात करेंगे, उसमें नीडल और आई लूपर, लूपर मतलब जिसमें से धागा पास होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फ्लैट लॉक मशीन, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, स्टिच क्लास 600 कवरिंग चेन स्टिच बनाने के लिए फ्लैट लॉक मशीन यूज की जाती है। टी शर्ट का बॉटम हेम, स्लीव हेम जो फोल्ड करते हैं वो फ्लैट लॉक मशीन के द्वारा स्टिच किया जाता है। आप लोग लुधियाना के आसपास पंजाब में तो बहुत कॉमनली ये हमें मिल जाती है लुधियाना में, क्योंकि लुधियाना इज अ हब फॉर निटेड फैब्रिक मेड गारमेंट्स। लुधियाना में जो गारमेंट्स बनते हैं वो निटेड फैब्रिक से बने हुए बनते हैं। टी शर्ट जैसे कि ट्रैक सूट, टी शर्ट, लोअर्स, वो सारे निटेड फैब्रिक के बने होते हैं। तो निटेड फैब्रिक को एज फिनिश करने के लिए फ्लैट लॉक मशीन या कवरिंग चेन स्टिच यूज करा जाता है, जिसमें कि फ्लैट लॉक मशीन का बहुत अहम रोल होता है, जो कि क्लास 600 का स्टिच बनाती है। आप अपने टी शर्ट का बॉटम हेम देख सकते हैं या स्लीव हेम देख सकते हैं, जहां पर
दो पैरेलल सिलाइयां दिखाई देती हैं ऊपर की तरफ और अंदर उनके जिगजैग स्टिचिंग हुई भी होती है। ओवरलॉक मशीन्स के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना हुआ है, मगर वो अलग अलग तरीके की ओवरलॉक मशीन्स आती हैं जो कॉम्बिनेशन स्टिच भी बनाती हैं। कॉम्बिनेशन स्टिच मतलब दो क्लासेस का कॉम्बिनेशन। कल हमने स्टिच क्लासिफिकेशन करा था, स्टिच क्लास 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच था और स्टिच क्लास 500 ओवर एज चेन स्टिच था। तो ये जो 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन होती है ये कॉम्बिनेशन स्टिच कहलाती है, जो कि 3 और 5 धागों का, कई बार हम एक सुई और 2 लूपर यूज करके इसको 3 धागे की मशीन यूज कर सकते हैं, जिससे कि वोवन फैब्रिक्स की एज कवरिंग के लिए यूज किया जाता है। वोवन और निटेड फैब्रिक आप समझते होंगे। 3 थ्रेड ओवरलॉक वोवन फैब्रिक्स की एज कवरिंग के लिए यूज होती है। 5 थ्रेड ओवरलॉक वोवन फैब्रिक की एज कवरिंग प्लस सेफ्टी स्टिच, एज कवर होती है और साथ ही सेफ्टी स्टिच भी आता है इसमें। ऐसे ही 4 थ्रेड और 6 थ्रेड ओवरलॉक मशीन होती हैं, जो ये कॉम्बिनेशन होता है। ये भी 500 स्टिच क्लास 500 की एज कवरिंग होती है और स्टिच क्लास 400 का सेफ्टी स्टिच चलता है इसमें। तो जो स्टिच क्लास 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन है वो निटेड फैब्रिक की एज कवरिंग के लिए यूज होती है, और 6 थ्रेड ओवरलॉक मशीन निटेड फैब्रिक्स की एज कवरिंग प्लस सेफ्टी स्टिच, जो कॉम्बिनेशन स्टिच मैंने आपको बताया। तो 5 थ्रेड ओवरलॉक और 6 थ्रेड ओवरलॉक जो है वो कॉम्बिनेशन स्टिच होता है, दो क्लासेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक एज कवरिंग होती है और साथ में सेफ्टी स्टिच चलता है। 5 और 6 में 3 और 4 सिर्फ एज कवर करते हैं। 3 करता है वोवन फैब्रिक की, 4 करता है निटेड फैब्रिक की एज कवर, 5 करता है वोवन फैब्रिक की एज कवर प्लस सेफ्टी स्टिच, 6 करता है निटेड फैब्रिक की एज कवरिंग प्लस सेफ्टी स्टिच। वो कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी अगर आपने मशीनें यूज करी हैं, देखी हैं तो। कल जो एक कंफ्यूजन था इंटरलॉकिंग और ओवरलॉकिंग, वो आपका दूर कर दूं मैं। ये जो मशीन है ये इंटरलॉकिंग करती है। इसकी जो सिलाई होती है वो कपड़े के किनारे पे नहीं होती, अंदर की तरफ होती है। और ये जो ओवरलॉक मशीन है ये कपड़े के बिल्कुल किनारे पे, ओवर द एज ऑफ द फैब्रिक, चाहे 3 थ्रेड हो, 4 थ्रेड हो, 5 थ्रेड हो, 6 थ्रेड हो, कपड़े के बिल्कुल किनारे पे टांकों से फिनिश करती है। ओवरलॉक मशीन में भी फैब्रिक कटिंग ब्लेड होता है, जो कि रॉ एजेस को, धागे जो बाहर निकल रहे हैं कपड़े के, वो काटता चलता है। चाहे वो निटेड फैब्रिक हो, चाहे वो वोवन फैब्रिक हो, किसी भी तरीके का फैब्रिक हो, उसमें फैब्रिक कटर होता है, जिससे कि एज को फिनिश करना, साफ करने का काम करता जाता है हमारा कटर। और एज फिनिश करी जाती है बाय द मींस ऑफ स्टिचेस। टांकों के द्वारा एज को फिनिश करना ओवरलॉक मशीन का काम होता है। और इंटरलॉकिंग जो होती है वो कपड़े के किनारे पे नहीं, कपड़े के अंदर की तरफ, जैसे कि आप अपना टी शर्ट का बॉटम हेम फोल्ड और स्लीव हेम फोल्ड देख सकते हैं, बिल्कुल किनारे पे नहीं होता, किनारे से 1 इंच या 3/4 ऑफ एन इंच अंदर होता है। तो वो डिपेंड करता है हमारे गारमेंट की रिक्वायरमेंट पर कि किस तरह से बना रहे हैं हम। तो इंटरलॉकिंग और ओवरलॉकिंग का अगर आपको समझ में आ गया हो डिफरेंस, तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हम कुछ गलत ना बनाएं। स्पीड ऑफ द आर्म मशीन, ये मशीन इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली मिल जाती है। और जब हम स्पेशलाइज मशीन्स के बारे में बात करते हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल की इंडस्ट्री में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज मशीन्स बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पीड ऑफ द आर्म मशीन जो है ये मल्टी थ्रेड चेन स्टिच मशीन होती है, जिसमें कि 2 नीडल होती हैं और 2 ही लूपर होते हैं। और आपने अगर डेनिम की इनसीम देखी है तो आपको समझ में आएगा कि डेनिम इनसीम जो होती है वो फीड ऑफ द आर्म मशीन से लगी होती है आमतौर पर। शर्ट्स की साइड सीम और डेनिम ट्राउजर्स की इनसीम जो होती है वो फीड ऑफ द आर्म मशीन से लगती है, जिसमें कि लैप फेल्ड सीम, कल मैंने डायग्राम भी दिखाया था आपको। लैप फेल्ड सीम का लैप होता है सिर्फ ओवरलैपिंग करना, और जो कि हम लेदर में देखते हैं, गारमेंट्स में हमारे नहीं मिलता। मगर लैप फेल्ड सीम जो होती है वो हमारे गारमेंट्स में यूज होती है शर्ट की साइड सीम और ट्राउजर्स की इन सीम में, जिसमें कि 2
प्लाईज को आपस में एक दूसरे के अंदर फंसा के हम स्टिचिंग करते हैं। कंसाई स्पेशल इलास्टिक इंसर्टिंग मशीन, इसको आपने कई बार स्मोकिंग मशीन के नाम से या गैदर्स मशीन के नाम से भी सुना होगा। कंसाई स्पेशल मशीन मतलब मल्टी नीडल चेन स्टिच मशीन होती है, जिसमें कि कई सारी सुइयां, कई बारी कंसाई स्पेशल मशीन में हम 12-12 सुइयों की मशीन में मिलती है, लूपर्स के द्वारा ये स्टिचिंग करती है। इलास्टिक इंसर्टिंग मशीन भी बोलते हैं इसको। बेल्ट अटैचिंग मशीन भी होती है कंसाई स्पेशल की। और स्मोकिंग मशीन, स्मोकिंग गैदरिंग, जो बच्चों के कपड़ों में या लेडीज गारमेंट में गैदर्स इलास्टिक इंसर्ट कर दिया जाता है, स्मोकिंग इफेक्ट दिया जाता है, उसके लिए भी यूज करी जाती है। उसको बोलते हैं हम कंसाई स्पेशल इलास्टिक इंसर्टिंग मशीन। और ये मल्टी नीडल, कई बार इसमें 12-12 नीडल तक होती हैं, 6 नीडल 8 नीडल कॉमनली आती हैं। तो वो मशीन यूज करते हैं हम स्मोकिंग गैदर्स देने के लिए किसी भी गारमेंट में। चलिए, एक बहुत हमारे पास कई लोगों को कंफ्यूजन है कि जी नीडल सिस्टम क्या होता है, नीडल कहाँ कहाँ यूज होती है। कल मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक मशीन का तो यहाँ नहीं है शायद, मगर मैं वो बता दूंगा आपको इंडस्ट्रियल मशीन्स के बारे में। नीडल सिस्टम एंड साइज ऑफ स्विंग मशीन एंड मटेरियल, ये आप अपने पास रख भी सकते हैं। कौन सी सुई लगती है, हमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये पता चले सुइयों में डिफरेंस क्या होता है। क्यों डीबी क्रॉस 1, डीबी क्रॉस 5, डीपी क्रॉस 5 या डीसी क्रॉस 1, डीसी क्रॉस 27, ये क्यों है? क्योंकि हर मशीन में एक ही सुई एडजस्ट नहीं हो सकती। जो अपर पार्ट है, आपने अगर सुई देखी है, उसका नीडल एटोनॉमी पढ़ी है, तो उसको पता चलेगा आपको कि जो अपर पार्ट है, हेड टू शोल्डर, वो पार्ट हमारा नीडल मशीन के अंदर फिक्स होता है। उसमें जो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली नीडल का नंबर दिया जाता है। नीडल का लेंथ अलग अलग मशीन में, जो नीडल बार है या जो वर्किंग है उनकी, वो अलग अलग होती है, तो उसकी वजह से नीडल सिस्टम नंबर अलग अलग होते हैं। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन में डीबी क्रॉस 1 और डीए क्रॉस 1 यूज होती है कॉमनली। सिंगल नीडल लॉक स्टिच विद ऑटोमेटिक थ्रेड ट्रिमर या यूबीटी, जो आपको बताया मैंने, अंडर बेड ट्रिमर, सिमिलर होती हैं दोनों। इन दोनों ही मशीन में डीबी क्रॉस 1 या डीए क्रॉस 1 यूज होती है। अगर कोई ऐसी मशीन है जिसमें फैब्रिक एज ट्रिमर भी लगा हुआ है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच है, तो उसमें भी डीबी क्रॉस 1 या डीए क्रॉस 1 यूज होती है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच जिगजैग मशीन में भी डीबी क्रॉस 1 नीडल यूज होती है। आप जब पत्ता खरीदते हैं बाजार जाके, एज अ लेमैन, अगर हम बाजार जाते हैं अपने लिए मशीन के सुई लेने के लिए, और आज तक आप लोगों ने लिए भी होंगे पत्ते, तो आप 16 नंबर 14 नंबर या सिंपल मशीन का पत्ता लिख कह के दे देते हैं, just because neither you know the system or nor the shopkeeper, क्योंकि आप भी नहीं जानते हैं और दुकान वाला भी नहीं जानता है। जबकि आज आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सुई के पत्ते पर, हर एक ब्रांड के सुई के पत्ते पर ये नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। HA-1 आपकी डोमेस्टिक मशीन पे होता है, डोमेस्टिक मशीन की नीडल पे HA-1 होता है, और इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में DB-1 या DA-1, जो भी आपको बाजार में मिल जाएगा। और आपको जो 14 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू योर फैब्रिक रिक्वायरमेंट वो भी लिखा मिल जाएगा। ये नंबर भी आपको हर एक पत्ते पे मिलेगा। एज अ लेमैन आपको सिर्फ ये पढ़ना आना चाहिए कि DB-1 लिखा है या नहीं। और ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि स्विंग मशीन कौन सी हम यूज कर रहे हैं, और जितना पार्ट हमें स्विंग मशीन में इंसर्ट करना है वो किस तरह का है, नीडल की हाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है, शोल्डर, शैंक, बट, शॉर्ट ग्रूव, लॉन्ग ग्रूव किस टाइप के हैं मशीन नीडल के, वो इस सिस्टम से डिफाइन होता है। अगर आपको शॉर्ट ग्रूव, लॉन्ग ग्रूव पता है, एक तरफ छोटा गड्ढा होता है, एक तरफ बड़ा गड्ढा होता है। जब सुई पेनिट्रेट करती है फैब्रिक में, तब कोई डैमेज ना हो, इसलिए शॉर्ट ग्रूव और लॉन्ग ग्रूव होता है नीडल के अंदर, जहां की धागा फंस जाता है और आराम से कपड़े के अंदर चला जाता है। उन सभी पैरामीटर्स को चेक करते हुए ये अलग अलग मशीनों के अलग अलग नीडल सिस्टम यहाँ दिए गए हैं।
जैसे कि अब हम अगर आगे चलें तो सिंगल नीडल लॉक स्टिच जिगजैग मशीन तक हमने देखा कि DB क्रॉस 1 है यहाँ पे। डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन का है DP क्रॉस 5। ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं और बहुत कॉमनली आपको बाजार में मिल जाएगा। आप ओवरलॉक की मशीन का पता खरीद के लाइए, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा नंबर। डोमेस्टिक का तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, मगर इंडस्ट्रियल मशीन में आपको ये सिस्टम नंबर बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं आप। और आप के पास अगर हो पता तो आप देखिए, आपको आराम से दिखाई दे जाएगा कि DB क्रॉस 1 है या DA क्रॉस 1 है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन का पत्ते पे लिखा हुआ। 14 नंबर की खरीद के लाए हैं, वो आप इसलिए लाए हैं क्योंकि आपको किस तरह के कपड़े को स्टिच करना है वो उस पर डिपेंड करता है। मगर क्योंकि आप सिंगल नीडल लॉक स्टिच इंडस्ट्रियल मशीन चला रहे हैं तो आपको DB क्रॉस 1 चाहिए, और अगर आप डोमेस्टिक सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन चला रहे हैं तो HA क्रॉस 1 चाहिए आपको। डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन मतलब DP क्रॉस 5। ओवरलॉक मशीन में DC क्रॉस 1 और DC क्रॉस 27। ये अगर हमें पता होता है तो हम सही सुई का उपयोग कर सकते हैं, सही नीडल को हम अपनी मशीन में यूज करेंगे। और ये बहुत कॉमनली बहुत आसानी से दिख जाता है, कोई इसमें हमें बहुत लंबी चौड़ी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। As an operator, as a layman, we can search these numbers on the packet of our needles. ये हमें बहुत आसानी से दिखाई दे जाता है। ओवरलॉक मशीन के बारे में बताया मैंने आपको, DC क्रॉस 1 और DC क्रॉस 27। देन आता है स्ट्रेट बटन होल मशीन। बटन होल बनाने वाली मशीन में DP क्रॉस 5 नीडल यूज करी जाती है। आईलेट बटन होल मशीन में, आईलेट वाला भी बटन होल होता है जो आपने कोट्स में देखा होगा या ड्रेसेस में होगा, जो आईलेट होता है जिसमें ऊपर पहले सर्कुलर राउंड शेप होती है, देन वो कट होता है उसमें सीधा। उसमें DO क्रॉस 558 नीडल यूज होती है। कि हम स्पेशलाइज्ड मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें स्पेशलाइज्ड मशीन्स की नीडल के बारे में पता होना चाहिए। चेन स्टिच बटन अटैच मशीन, यहाँ पर ये नाम आया मशीन का जो हमने पहले डिस्कस नहीं करा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि एक धागा खोलते ही पूरी सिलाई खुल जाती है। वो चेन स्टिच होता है जो बटन अटैच करने के लिए यूज होता है। TQ क्रॉस 1 या TQ क्रॉस 5। TQ क्रॉस 1 या TQ क्रॉस 5। लॉक स्टिच बटन अटैच मशीन में भी इसी तरह से नीडल यूज करी जाती है, जिसका नंबर है हमारा TQ क्रॉस 1 और TQ क्रॉस 7। TQ क्रॉस 1 या TQ क्रॉस 7। नेक्स्ट आता है इंटरलॉक मशीन या फ्लैट लॉक मशीन। मैंने आपको बताया था इंटरलॉक मशीन या फ्लैट लॉक मशीन या कवरिंग चेन स्टिच मशीन। TV क्रॉस 3 और UV क्रॉस 128 GAS पूरा नाम जो होता है इस मशीन नीडल का वो ये होता है। दो तरीके की नीडल्स उसमें यूज होती हैं, TV क्रॉस 3 और UV क्रॉस 128 GAS। और फीड ऑफ द आर्म मशीन, फीड ऑफ द आर्म मशीन में कौन सी नीडल यूज हो रही है आप देख सकते हैं। फीड ऑफ द आर्म मशीन में TV क्रॉस 1 या सॉरी TV क्रॉस 1 और TV क्रॉस 64 ये नीडल्स हैं जो कि हमारी कॉमनली मशीन्स जो हम यूज कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन्स यूज कर रहे हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशलाइज्ड पर्पस मशीन्स के बारे में है ये। ओवरलॉक मशीन के बारे में बता दिया आपको, फीड ऑफ द आर्म मशीन के बारे में, फ्लैट लॉक मशीन के बारे में, फीड ऑफ द आर्म मशीन के बारे में जो कि स्पेशल पर्पस मशीन्स हैं। उनमें कौन कौन सी नीडल्स यूज होती हैं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन।
और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगी, जिससे कि आपको आगे चल के समझ में, खुद को समझने में और बच्चों को समझाने में आसानी रहेगी। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब हम स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि थ्रेड कंजम्पशन कितनी है। बिकॉज कहा जाता है कि 70% कॉस्ट ऑफ ए गारमेंट इज फैब्रिक कॉस्ट, एंड द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इज स्विंग थ्रेड। दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है कपड़ा। कपड़ा हम कितना लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, उसमें सेविंग कैसे कर रहे हैं पैसे की। और दूसरा कंपोनेंट है सिलाई का धागा। सिलाई का धागा हम कैसा यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं। हमें एक पीस बनाना है तो हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है उस बारे में, मगर जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जहाँ बल्क में प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ बहुत सारी चीजें बन रही हैं, जहाँ रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है, तो हमें उन चीजों के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं लॉक स्टिच। बहुत कॉमनली जिस मशीन को आप यूज करते हैं, लॉक स्टिच है वो मशीन, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए उसमें हमें 2.5 सेंटीमीटर धागा चाहिए है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपको 10 सेंटीमीटर की सिलाई लगानी है तो आपको 25 सेंटीमीटर धागा चाहिए। एक सुई है, इसमें जो नीडल और अपर थ्रेड और अंडर थ्रेड की जो रेशियो है वो 50-50 है। जितना धागा ऊपर से कंज्यूम होता है रील से, उतना ही धागा बॉबिन बॉबिन के इससे भी कंज्यूम होता है। चेन स्टिच, स्टिच क्लास 400, इसमें भी एक ही नीडल यूज होती है और 100% धागा, क्योंकि एक ही धागा कंज्यूम होता है। इसमें जो मैंने आपको ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन दिखाई, एक ही धागा कंज्यूम होता है और 100% नीडल थ्रेड होता है उसमें। दूसरा क्योंकि ब्लाइंड लूपर होता है इस मशीन में, तो उसमें से धागा नहीं जाता है। मगर जो 2 थ्रेड चेन स्टिच है उसमें 5.5 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए। यहाँ पर गड़बड़ है। फ्लैट लॉक, सॉरी, फीड ऑफ द आर्म मशीन जो यूज करते हैं, उसकी जो सिलाई जो आपके डेनिम ट्राउजर की इनसीम में दिखाई देती है, वो 5.5 सेंटीमीटर थ्रेड कंज्यूम होता है। 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए 5.5 सेंटीमीटर लगभग धागा कंज्यूम हो जाता है। तो हम गारमेंट में कितना, कैसे स्टिचिंग कर रहे हैं, कहाँ स्टिचिंग कर रहे हैं, कितना धागा चाहिए हमें, उसको कंजम्पशन को भी पता करने के लिए हम ये चीजें जान सकते हैं। एक सुई होती है और लूपर होता है, और 25% जो धागा आता है वो सुई से आता है, और 75% धागा जो आता है वो लूपर से आता है नीचे से। जिगजैग स्टिच मशीन, जिगजैग लॉक स्टिच मशीन जो आपने सुना होगा, जिसका नीडल बार जो होती है वो मूव करती है और जिगजैग स्टिचिंग होती है, डेकोरेटिव स्टिचिंग के लिए यूज करा जाता है। ये 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए लगभग 7 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है उसमें। और इसमें भी बॉबिन बॉबिन केस होता है, तो 50% धागा नीडल से आता है और 50% धागा ही बॉबिन बॉबिन केस से आता है। 2 थ्रेड ओवर एज स्टिच, ओवरलॉक के बारे में अब हम बात करते हैं। तो 2 थ्रेड जो होता है उसमें 12 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है, जिसमें कि नीडल थ्रेड जो होता है वो 55% होता है और लूपर थ्रेड जो होता है वो 45% कंज्यूम होता है। आप ये साइड में जो नंबर लिखे हैं, ये जब हमने कल डिस्कस करे थे 301 या 101 या 401, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टिच क्लासिफिकेशन में स्टिच क्लास 100 चेन स्टिच, 200 लॉक स्टिच, 200 हैंड स्टिच, सॉरी, 300 लॉक स्टिच, 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, 500 ओवर एज चेन स्टिच एंड 600 कवरिंग चेन स्टिच। तो वो सारे स्टिचेस यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहे हैं। जिगजैग स्टिच के बारे में बाद में 2 थ्रेड, उसके बाद आता है 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन के लिए हमारे को 14 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए। 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए 14 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि 3 थ्रेड के लिए 14 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है, तो 5 थ्रेड
के लिए कितना धागा कंज्यूम होगा। अच्छा, नीचे लिखा हुआ ही है आपके, तो आप समझ सकते हैं ये कि जो कॉम्बिनेशन स्टिच होता है, जो यहाँ पर दिया हुआ है 5 थ्रेड ओवरलॉक, वो कॉम्बिनेशन होता है 504 का और 401 का, 504 और 401, दो क्लासेस के टांकों को यूज करके 5 थ्रेड ओवरलॉक यूज किया जाता है। 14 और 5.5 19.5 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है उसमें। देन 4 थ्रेड ओवरलॉक 18 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है। अगर हम निटेड के बारे में बात करें, 6 थ्रेड ओवरलॉक के बारे में बात करें, तो उसका कॉम्बिनेशन स्टिच होता है 512 प्लस 401, 512 और 401, 18 और 5.5 23.5 या 24 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए। देन कवरिंग स्टिच आता है 602 605, 4 थ्रेड कवरिंग स्टिच जो होता है उसमें 25 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है, जिसमें 3 लूपर और 3 नीडल होती हैं। तो सॉरी, 2 नीडल और 2 लूपर वाले में 602 में 2 नीडल और 2 लूपर होते हैं। 25 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है 1 सेंटीमीटर की सिलाई लगाने के लिए। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना धागा हमारे को सिलाई के लिए चाहिए है। और जो रेशियो होती है वो नीडल थ्रेड 20% होता है और लूपर थ्रेड 80% होता है। एंड 5 थ्रेड कवरिंग चेन स्टिच के लिए 28 सेंटीमीटर धागा कंज्यूम होता है, जिसमें 3 सुइयां और 2 लूपर होते हैं, जिसमें कि 30 और 70 की रेशियो होती है। नीडल थ्रेड जो होता है वो 30% होता है और लूपर थ्रेड जो होता है वो 70% होता है। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आप थ्रेड कंजम्पशन समझ रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चनिंग राउंड में। मशीन बेड्स, चलिए इससे पहले हम एक वीडियो देखते हैं। हम जब चेन स्टिच और लॉक स्टिच बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एक वीडियो देखते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि चेन स्टिच कैसे बनता है और लॉक स्टिच कैसे बनता है। आई थिंक वीडियो ओपन होने में कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए, आई विल शेयर दैट वीडियो विद योर टीम और आप उसके बाद दिखाइएगा उसको। यहां तक हमने करा है अभी तक थ्रेड कंजम्पशन से रिलेटेड। मशीन बेड्स, मशीन बेड क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के स्विंग मशीन बेड, जो एरिया होता है हमारा जिस पर हम कपड़े को रख के स्टिचिंग करते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। बेड मीन्स सपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन द वर्क टू द स्टिच फॉर्मिंग जोन। स्विंग एरिया, जो हमारे को स्विंग एरिया चाहिए जिस पर हम रख के कपड़े को स्टिच कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस मोर स्पेशलाइज्ड गारमेंट्स इन हायर वॉल्यूम variations, shape, or machine bed makes the carrier movement of material around the machine. Depending upon the sewing area and application, the beds can be classified as follows.
तीन तरीके के बेड होते हैं, फ्लैट बेड, सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर बेड और पोस्ट बेड। फ्लैट बेड मींस जो आप सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन चलाते हैं उसको फ्लैट बेड बोलते हैं, ठीक है। जो हम सिंगल नीडल लॉक स्टिच बोलते हैं उसको फ्लैट बेड मशीन बोलते हैं, ओके। फ्लैट बेड सबसे पहला है, फ्लैट बेड, देन सिलेंड्रिकल बेड और ट्यूबुलर बेड, एंड देन पोस्ट बेड। जो हमने मशीनें देखी हैं अभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी मशीन कैसी है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच, डबल नीडल लॉक स्टिच, फ्लैट बेड मशीन है। फ्लैट बेड machines are used to stitch plain flat sewing like collar, pocket, cuff. The majority of industrial sewing machines are available with flatbed type, which are used all kind of sewing operations. जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, फ्लैट बेड मशीन होती है जो हमारी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन या डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन होती है, जिसपे कि हम हमारे को फ्लैट एरिया होता है जिसमें रख के हम गारमेंट को स्टिच कर सकते हैं और स्टिचिंग को कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैट बेड। देन होता है सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर बेड। सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर बेड are used to stitch circular or tubular shape material such as help sleeve hemming, bottom hemming और t-shirt या polo shirt and trousers, waistband and leg openings of briefs, etc. We can increase the productivity by 20 to 30% more by using the cylindrical bed machines for above type of sewing operations. गारमेंट में जितने भी ऑपरेशंस हैं हम उनको समझ सकते हैं और उनके बाद हम मशीन्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की मशीन्स जो हमारे को यूज करने से हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये आप बता सकते हैं, समझ सकते हैं। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मींस गेटिंग बेटर आउटपुट इन गिवन रिसोर्सेज, विद इन गिवन रिसोर्सेज। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से थोड़े थोड़े चेंजेस लाके अपना काम को इम्प्रूव करना या फास्ट करना ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। विद इन गिवन रिसोर्सेज इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन। हम कैसे किसी भी काम को आसान करके छोटे से बदलाव लाके अपना जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। उत्पादन और उत्पादकता दो शब्द होते हैं। उत्पादन इज प्रोडक्शन एंड उत्पादकता इज प्रोडक्टिविटी। तो हमारे को अगर स्पेशलाइज मशीन्स यूज करने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। सिलेंड्रिकल बेड मशीन जो आपने बटन अटैच मशीन, बटन होल मशीन सारी यूज करी हैं, वो सिलेंड्रिकल बेड मशीन जो हमने बटन अटैच मशीन, बटन होल मशीन, बार टैकिंग मशीन के बारे में बात करी है, फीड ऑफ द आर्म बेड, ये हमने जो मशीन्स के बारे में बात करी है ये सारी सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर बेड होते हैं, जिसपे कि हम किसी भी गोल पार्ट को अपने गारमेंट के स्टिच कर सकते हैं। जैसे कि शर्ट, फीड ऑफ द आर्म मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि शर्ट की साइड सीम और ट्राउजर्स की इन सीम के लिए फीड ऑफ द आर्म मशीन यूज होती है। जब आप समझ सकते हैं कि बाजू को या ट्राउजर को गोल बंद करना है तो हम फीड ऑफ द आर्म मशीन यूज करते हैं। और कफ बनाने के लिए या कोई भी सर्कुलर शेप को फिनिश करने के लिए हमें सिलेंड्रिकल बेड मशीन यूज कर सकते हैं, जिससे कि आसानी से स्टिचिंग हो सके और क्वालिटी को हम और अच्छा बना सकें, बेहतर यूज कर सकें क्वालिटी का। पोस्ट बेड मशीन, ये भी एक सेविंग मशीन है। कई बार हमने देखा है पोस्ट बेड मशीन क्या होती है। पोस्ट बेड मशीन जिसका बेड रेज्ड है, रेज्ड बेड जो हम ओवरलॉक की मशीन के बारे में बोलते हैं हम उसको रेज्ड बेड बोलते हैं। और पोस्ट बेड क्या है? जो कि बेड ऊपर निकला हुआ है। ये हम गारमेंट्स में कहीं कहीं यूज करते हैं, कुछ पार्ट्स में यूज करते हैं, बट मेन इनका जो यूज है वो लेदर प्रोडक्ट में है। शूज की स्टिचिंग में बहुत कॉमनली यूज होती है। पोस्ट बेड मशीन्स आर यूज्ड स्टिचिंग एरिया अपर and leather goods. Normally these types of machines provides with wheel feed mechanism where the stitching area is very narrow
so that we can use for sewing application like shoes, upper and other goods. जो भी लेदर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत कॉमनली यूज होती हैं, गारमेंट में कम यूज होती हैं, ब्रेजरी वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, इनर गारमेंट बनाने के लिए यूज होती है ये पोस्ट बेड मशीन। आप इसको देख सकते हैं कि पोस्ट बेड है इसका, सिलेंड्रिकल बेड, और उसके साथ ही एक रेज्ड बेड भी होता है जो हमारी ओवरलॉक मशीन का होता है। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट्स, गाइड्स, इनको क्या बोलते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, आप लोगों ने नाम शायद सुना हो। डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स, फोल्डर्स, गाइड्स, जो कि हमारे को स्टिचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या आसान बनाने के लिए यूज करते हैं हम। The attachments are generally known as industrial sewing machine attachment. The attachments are an extra part or device of the industrial sewing machine used on it, that it is not a part of industrial sewing machine. The practical use of attachment will contribute to the sewing industry by making it more efficient and capable delivering higher qualities. अटैचमेंट्स का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं? अटैचमेंट मतलब आप नाम से समझते हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा पार्ट यूज कर रहे हैं अपने मशीन में, जो कि मशीन का इनबिल्ट पार्ट नहीं है मगर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। तीन तरीके की अटैचमेंट्स होती हैं, बाइंडर्स, फोल्डर्स एंड गाइड्स। बाइंडर्स मतलब अगर हमें कोई फैब्रिक को बाइंड करना है, बाउंड सीम जिसको आप बोल सकते हैं, अगर आपको बाउंड सीम यूज करनी है तो आप किस तरह के बाइंडर्स को यूज करेंगे? बाउंड सीम मीन different types of binders so that we can bind the fabric with other fabric easily. आराम से कपड़े के ऊपर, जैसे कि नेक लाइन को फिनिश करने के लिए बाइंडर्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट्स को यूज करने, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को फिनिश करने के लिए हम बाइंडर्स यूज करते हैं, बायस बाइंडिंग होती है, उनको यूज करते हैं। और फोल्डर्स कपड़े को फोल्ड करके अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें से कि कपड़ा फोल्ड होके ही निकलता है बाहर, और बहुत स्पीड से हम फोल्डर्स को, बॉटम हेमिंग के लिए यूज होते हैं फोल्डर्स, जिससे कि स्कर्ट का बॉटम हेम, अगर आप अम्ब्रेला स्कर्ट के बारे में जानते हो, अम्ब्रेला स्कर्ट का जो बॉटम फोल्ड है वो अगर हम विदाउट बाइंड फोल्डर यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, और अगर विद फोल्डर अगर हम उसको फोल्ड कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता आएगी, और बहुत तेजी से, बहुत जल्दी ही हम उसको फोल्ड कर सकते हैं। गाइड्स होती हैं जैसे कि मैग्नेटिक गाइड, जो थ्रोट प्लेट होती है उसके बराबर में हम मैग्नेटिक गाइड को रखते हैं, जिससे कि कपड़ा हमारा जो भी पार्ट है, जितना भी हमें एरिया चाहिए उससे बाहर ज्यादा ना निकले और हम आराम से स्टिचिंग कर पाए। जितना भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे, जैसे आप पैर की सिलाई जैसे नाम सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं 1/4 ऑफ एन इंच सीम, जो कि हमारे प्रेशर फूट में होते हैं, प्रेशर फूट तक ही कपड़ा रहे, उससे ज्यादा आगे बाहर ना निकले, तो उसके पास एक मैग्नेटिक गाइड हम अटैच कर देते हैं मशीन में, जिससे कि कपड़ा उससे बाहर ज्यादा नहीं निकल सकता। और जो भी स्टिचिंग है, जैसे कॉलर पे टॉप स्टिच देने के लिए हम मशीन में मैग्नेटिक गाइड को यूज करते हैं, जिससे कि स्टिचिंग जो हो वो बिल्कुल प्रॉपर हो और कपड़ा जो सिलाई है वो चौड़ी या पतली ना हो। ये अटैचमेंट्स एंड फोल्डर्स को यूज करते हैं। पर्पस ऑफ यूजिंग द अटैचमेंट्स, de-skill द स्विंग ऑपरेशंस, आसान करना, जिसमें ज्यादा मेहनत ना लगे। अटैचमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो भी मेहनत वाला काम है उसको आसान बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कर्ट का बॉटम फोल्ड, अगर हम स्कर्ट के बॉटम फोल्ड के लिए कोई फैब्रिक अटैचमेंट यूज कर रहे हैं तो वो काम बहुत ही, मतलब यू कैन रिड्यूस around 70% टाइम if you are using an attachment or folder to finish the bottom hem of a skirt. आप 70% समय
अपना बचा सकते हैं अगर आप एक मशीन में फोल्डर अटैच कर दें और अम्ब्रेला स्कर्ट या कोई सर्कुलर स्कर्ट है जिसका हम बॉटम फोल्ड कर रहे हैं, उसमें 70% टाइम की सेविंग हो सकती है। जिस काम को करने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं, वो काम 1 से सवा मिनट में, और यूनिफॉर्मिटी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है उससे। जब आप विदाउट फोल्डर बॉटम फोल्ड कर रहे हैं सर्कुलर स्कर्ट का, तो अनइवन हो सकता है, वो बराबर नहीं आ सकता है, हो सकता है कहीं कोई ना कोई ऊपर नीचे हो जाए। मगर जब हम फोल्डर यूज कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो चौड़ा या पतला कहीं से भी अनइवननेस आएगी, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी आएगी। और स्पीड ट्रिमेंडसली, मतलब 70 to 80% वी कैन रिड्यूस दिस टाइम फॉर दैट ऑपरेशन अगर हम किसी फोल्डर को यूज कर रहे हैं। बाइंडर्स को यूज कर रहे हैं, जैसे बायस बाइंडिंग है, जैसे नेक लाइन फिनिश करनी है या आर्म होल फिनिश करना है, तो उसके लिए भी हमें यूज वो करना है, बाइंडर यूज करेंगे तो हम उससे काफी टाइम अपना सेव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सेव्स द लेबर ऑफ स्विंग प्रोसेस। स्विंग प्रोसेस का जो लेबर है, जो मेहनत है, वो बहुत कम हो जाती है अगर हम किसी भी अटैचमेंट को यूज कर रहे हैं, बाइंडर, फोल्डर या गाइड को यूज कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा मेहनत कम हो जाती है। प्रोवाइड्स द एडेड वैल्यू टू द स्यून प्रोडक्ट। वैल्यू एडिशन हो जाता है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्मिटी आ जाती है प्रोडक्ट में, एक रूपता आ जाती है, तो वैल्यू एडिशन भी ऐड हो जाता है, वैल्यू भी ऐड हो जाती है। टू गेट मोर प्रोडक्शन, ये बार बार हम यूज कर रहे हैं वर्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। जो 1 घंटे में अगर आप 4 पीस बना रहे हैं, 5 पीस बना रहे हैं या 10 पीस बना रहे हैं, तो ट्रिमेंडसली उसमें डिफरेंस आ जाता है। बहुत तेजी से काम करके हम अटैचमेंट्स के थ्रू अपना काम को आसान कर सकते हैं। टू गेट द क्वालिटी स्टिचेस, टू द गुड क्वालिटी स्टिचेस, और अटैचमेंट्स यूज करके, फोल्डर यूज करके हमारी स्टिचिंग क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है। रिप्लेस द मैनुअल हैंडलिंग विद ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग की जगह हमारे को ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग भी मिल जाती है। जैसे कि हम अगर बाइंडर के बारे में बात करें, तो ऑपरेटर का काम बहुत कम हो जाता है। पहले नेल प्रेस करते हैं कई बारी, मगर अगर बाइंडर यूज करा है तो ना नेल प्रेस करना ना प्रेस करना, बस फैब्रिक एक बारी सेट करनी है फोल्डर में और फटाफट काम आपका शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो अटैचमेंट एंड फोल्डर्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट, द अटैचमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू वाइड रेंज ऑफ things and they fall into the functions categories are as follows. नीडल प्लेट कई तरीके की अलग अलग होती हैं, जिससे कि नीचे थ्रोट प्लेट को चेंज करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मशीन में भी कई बारी कई जगह पर स्क्रू के पॉइंट दिए होते हैं कि जहां पर पेच कसा जा सकता है, मगर आपने कभी उसको देख यूज नहीं करा, कुछ करा नहीं। वो इसीलिए पॉइंट दिए जाते हैं कि आप वहां पर कोई अगर अटैचमेंट फिक्स करना चाहें तो आसानी से वहां पर फिक्स हो सकते हैं, एंड दे आर एडजस्टेबल ऑल्सो। प्रेशर फूड, डिफरेंट टाइप के प्रेशर फूड्स होते हैं। आपने टेफ्लॉन प्रेशर फूड सुना होगा नाम, जो कि हम ज्यादातर वुलन फैब्रिक्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जब अब्रेशन होता है, जब घर्षण होता है, वो मेटल के प्रेशर फूड का और कपड़े का, जो कि वुलन कपड़ा है या गर्म कपड़ा है जिसमें रेशे हैं ऊपर, तो हमें जो फूड यूज करना होता है वो टेफ्लॉन फूड होता है। कई बार हम कंपनसेटिंग लेफ्ट या कंपनसेटिंग राइट प्रेशर फुट यूज करते हैं, जैसे कि जिपर का फुट आप बोलते हैं, जिसको कई बारी जिप लगाने के लिए तो 2 पैर होते हैं, दोनों में से कोई एक कंपनसेटिंग होता है, एक लूज होता है जो कि ऊपर एडजस्ट हो जाता है, और कई बार होता ही नहीं है। तो सीएल या सीआर का बूट हमारे को काम को आसान करने के लिए ही यूज किया जाता है। फीड डॉग अलग अलग तरीके के फीड मैकेनिज्म एंड फीड डॉग्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मशीन से एडजस्ट कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारे को जो भी काम करना है वो उसी तरह से हो। जैसे कि अगर हम कंसाई स्पेशल मशीन की बात करें तो उसका जो वर्किंग है वो टोटली डिफरेंट है नॉर्मल मशीन से।
गाइड्स एंड स्पेसेस। गाइड्स एंड स्पेसेस मतलब जैसे कि मैंने आपको एक बहुत कॉमनली यूज होने वाली गाइड का नाम बताया, मैग्नेटिक गाइड। जो हमारी थ्रोट प्लेट होती है वो भी मेटल की होती है और उसके ऊपर मैग्नेटिक गाइड को रख दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, जिससे कि वो फिक्स हो जाती है और कपड़ा हिलता नहीं है ज्यादा। फोल्डर्स एंड बाइंडर्स। फोल्डर्स मतलब जो कपड़े को फोल्ड करके निकालता है, फोल्ड करके। हमारा को 3/4 इंच का भी मिलता है, 1/4 इंच का भी मिलता है, 1/2 इंच का भी मिलता है। अलग अलग साइजेस के फोल्डर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। 1/8 इंच, 1/8 इंच मीन्स एक सूत का। 1/8 जो इंच होता है वो 8 पार्ट में डिवाइडेड होता है, अगर आपको पता हो तो उसमें 8 पार्ट में से एक पार्ट का भी मिलता है, 2 पार्ट का भी मिलता है, 3 पार्ट का भी मिलता है। वो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे कि किस टाइप का फोल्डर हमें चाहिए। उसी तरह से बाइंडर भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, डिफरेंट साइजेस के आते हैं। कितनी हमें बाइंडिंग करनी है, किस साइज की बाइंडिंग करनी है। हम 1 इंच की पट्टी डालेंगे तो वो बाइंड होके निकले, या 2 इंच की डालेंगे, या 2.25 इंच की, 2.5 इंच की। वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे, गारमेंट की रिक्वायरमेंट पे, कि किस तरह का हमें बाइंडर या फोल्डर किस साइज का चाहिए है। डिवाइसेस, कई तरह की डिवाइसेस भी यूज करते हैं, जैसे कि कई मशीन्स में रोलर्स यूज किए जाते हैं पीछे, जो कि कपड़े को स्लो स्टिच करते हैं, मूव करते हैं, जिससे कि कोई भी अगर इफेक्ट देना है तो वो आ सके। कई बार और डिफरेंट टाइप की डिवाइसेस यूज करते हैं टू गिव डिफरेंट लुक्स। फोल्डर्स एंड बाइंडर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। मशीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच करा हुआ है आपका। जो सबसे ऊपर से अगर हम देखते हैं तो पहली जो पिक्चर है वो बाइंडर की है, फिर फोल्डर दिखाए गए हैं इसमें। बीच में जो पिक्चर है वो भी बाइंडर की है। नीचे उसके आप फोटो भी देख सकते हैं, जो डायग्राम बने हुए हैं, सीम्स के डायग्राम, कि किस तरह से बाइंडिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से बाइंडर चूज किए जाते हैं गारमेंट में डिफरेंट टाइप्स की बाइंडिंग करने के लिए। जैसे कि बायस बाइंडिंग होती है या वेस्ट बैंड अटैच होता है, वो अलग अलग तरीके के बाइंडिंग्स के लिए हम बाइंडर्स को यूज करते हैं। इसी तरह से गाइड्स भी हैं इसमें, कुछ फोल्डर्स, अटैचमेंट्स, डिफरेंट टाइप के गाइड्स। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं टू मेक अ गारमेंट विद क्वालिटी। अब हम बात करते हैं एक शर्ट की। आप सभी लोगों ने शर्ट के बारे में सुना होगा, मेंस शर्ट सभी जानते होंगे, एक गारमेंट है मेंस शर्ट। जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो आपने टेलर शॉप पे देखा होगा, या नॉर्मली जब हम स्टिच करते हैं तो हम सिर्फ एक मशीन को यूज करके, या बहुत ज्यादा हुआ तो 2 मशीन यूज करके एक शर्ट को बना सकते हैं, जिसमें होता है सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, और कई बार हम उसमें ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं, और कई बार नहीं भी करते हैं। आप सिर्फ एक मशीन से हम पूरी शर्ट को तैयार कर देते हैं। अब अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम उसी शर्ट को लगभग 12 मशीनों के द्वारा स्यूइंग और नॉन स्यूइंग, हमने यहाँ पर स्यूइंग मशीन को ही डिस्कस करा है। कई हमारे पास नॉन स्यूइंग मशीन भी आती हैं जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती हैं, उनके द्वारा हम गारमेंट बना सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे? ये मेरा, हाँ जी, तो मैं अभी बात करना चाहूंगा थोड़ा सा स्विंग और नॉन स्विंग में। हाँ जी, हाँ जी सर। सर मेरे को आवाज आ रही है मेरी? ठीक। हाँ जी सर, आ रही है सर। तो अभी मैं कुछ बात करना चाहूंगा आप सभी से, कि जब हम शर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम शर्ट बनाते हैं तो स्विंग और नॉन स्विंग 12 तरीके की मशीनें यूज करके शर्ट को बना सकते हैं। वो कौन कौन सी मशीन्स होती हैं, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट करिए।
सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन तो हम बहुत कॉमनली यूज करते ही हैं। उसी के साथ दूसरी मशीन जो यूज करते हैं वो सिंगल नीडल लॉक स्टिच विद यूबीटी। यूबीटी मशीन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। देन शर्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो साइड सीम के लिए मैंने कौन सी मशीन बताई आपको? फीड ऑफ द आर्म मशीन। फीड ऑफ द आर्म मशीन शर्ट की स्टिचिंग के लिए यूज होती है। देन ओवरलॉक मशीन, वोवन फैब्रिक्स के लिए 3 थ्रेड ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं हम, तो वो। देन बटन अटैच मशीन, बटन होल मेकिंग मशीन। फ्रंट प्लैकेट बनाने के लिए कंसाई स्पेशल मशीन यूज होती है फ्रंट प्लैकेट के लिए। उसके बाद नंबर आता है हमारा नॉन स्विंग मशीन्स का। नॉन स्विंग मशीन्स में अगर आपने सुना है कि एक बहुत कॉमनली मशीन यूज होती है जिसको बोलते हैं हम कन्वेयर बेल्ट फ्यूजिंग मशीन। कन्वेयर बेल्ट फ्यूजिंग मशीन के बाद कन्वेयर बेल्ट फ्यूजिंग मशीन के बाद यूज होती है हमारी नॉन स्विंग मशीन कॉलर टर्निंग मशीन। जब हम कॉलर को टर्न करते हैं तो उसके लिए भी मशीन यूज होती है एक, जिसको बोलते हैं कॉलर टर्निंग मशीन, जिसके द्वारा कॉलर को पलटा जाता है। देन कफ टर्निंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कॉलर टर्निंग एंड कफ टर्निंग, बिकॉज जब हम कॉलर टर्न करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसका तैयार होता है जब हम कॉलर टर्निंग मशीन को यूज करते हैं। जो टिप होती है कॉलर की, तो 10 से 12 मशीनें हमने यूज करी कॉलर वो पूरे शर्ट को बनाने के लिए। तो अब हम इमेजिन कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, जिस प्रोडक्ट के लिए हम 10-12 मशीनें अलग अलग यूज कर रहे हैं या जो सिर्फ एक मशीन से बना रहे हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी डिफरेंट टाइप की मशीन्स पर, स्पेशल मशीन्स पर, जिससे कि हमारे को क्वालिटी पे डिपेंड वो आता है। सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन्स के पार्ट हमने कल भी देखे थे। और जी हाँ यस, आ रही ब्लैक आ रही है है। मेरे पास, शेयरिंग स्क्रीन आ रही है यहाँ। चलिए एक बार दोबारा करेंगे ठीक है। शेयर प्लीज। नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। अभी दिखाई दे रही है सर स्क्रीन? हाँ जी सर स्क्रीन। ओके, जी सर, आप दिखाई दे रही है सर। तो एक रिव्यू ही है हमारा, समझ लीजिए अब। जो आज स्पेशलाइज्ड मशीन्स के बारे में हमने बात करी उससे रिलेटेड एक रिव्यू, और कल का रिव्यू, उसके बाद हम सब क्वेश्चन राउंड करेंगे। थ्रोट प्लेट, मशीन्स की थ्रोट प्लेट होती है ये, और इस पे ये जो मार्किंग है ये क्या होती है? 1/4 ऑफ एन इंच, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, ये इंचेस का डिवीजन है। और ये थ्रोट प्लेट पे मार्किंग होती है जिससे कि हम मार्जिन सेट कर सकें कि हमें कितना मार्जिन चाहिए है। ये भी एक गाइड है, और इस गाइड के ऊपर भी हम मैग्नेटिक गाइड अटैच कर देते हैं जिससे कि हमारा फैब्रिक बाहर ना जाए। प्रेशर फुट एंड फीड डॉग्स, प्रेशर फुट एंड
फीड डॉग्स, प्रेशर फुट कल मैंने बताया था आपको, प्रेशर फुट हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक वेट। अगर हमारा हैवी वेट फैब्रिक है तो हम प्रेशर फुट को लूज करेंगे, और अगर लाइट वेट फैब्रिक है, पतला फैब्रिक है, तो हम उसको टाइट करेंगे। देन फीड डॉग्स, फीड डॉग्स फैब्रिक की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, कितनी स्पीड से करना है, टाइमिंग हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना हमें किस टाइप का फैब्रिक हमें यूज करना है, स्टिच करना है। तो कई बार हमारी स्टिचिंग क्वालिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि जो हम गारमेंट स्टिच कर रहे हैं वो उसकी मशीन की सेटिंग के अकॉर्डिंग वो गारमेंट सही स्टिच हो रहा है या नहीं। थोड़ी थोड़ी सेटिंग चेंज करने के बाद भी हम कई बार मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। प्रेशर लिफ्टर, ये मशीन में होता है बैक साइड में मैनुअल प्रेशर फुट लिफ्टर। जो प्रेशर फुट है उसको हम नी लिफ्टर भी होता है और मैनुअल लिफ्टर भी होता है। आपको मशीन में कॉमनली देखने को मिल जाएगा। डोमेस्टिक मशीन में ये ऊपर ही होता है सिर्फ, मगर इंडस्ट्रियल मशीन में ऊपर भी होता है और घुटने के पास भी होता है नीचे नी लिफ्टर, जस्ट टू लिफ्ट द प्रेशर फुट। फुट पैडल, फुट पैडल आप सभी ने देखा होगा, जितना भी हम क्लच मोटर होती हैं, जितना पैडल को प्रेस करते हैं उतना मशीन चलती है आगे। जो हमने आज बात करी है अंडर बेड ट्रिमर मशीन की, उसमें हम फुट पैडल को जितना प्रेस करते हैं मशीन चलती है, और अगर हम फुट पैडल को बैकवर्ड प्रेस कर देते हैं, पीछे की तरफ दबा देते हैं, तो वो धागे को काट देता है। उसका जो अंडर बेड ट्रिमर है वो काम कब करता है, जब हम पैडल को आगे की तरफ चलाते हैं तो मशीन चलती है, और पीछे की तरफ दबाते हैं तो अंडर बेड ट्रिमर धागे को काट देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दिस मशीन कैन बी एडजस्टेड, दिस हाइट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द यूजर। एक ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम मशीन की हाइट को सेट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी काम कर रहा है उसको काम करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि स्टूल हमारा फिक्स्ड है, मगर हम मशीन की ऊंचाई को सेट कर सकते हैं। आप देखेंगे जो टेबल होती है मशीन की, जो बेड होता है मशीन का, वो भी पूरा एडजस्टेबल होता है। अकॉर्डिंग टू द यूजर वी कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ मशीन। ओवरलॉक मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था। 3 थ्रेड वोवन फैब्रिक की एज कवरिंग, 4 थ्रेड knitted fabric की edge covering. Feed of the arm machine. This machine is largely used for attaching sleeves and for making complex circular stitches. गोल कोई भी हमें गारमेंट तैयार करना है, जैसे कि शर्ट की साइड सीम और ट्राउजर्स की इन सीम, तो हम उसके लिए फीड ऑफ द आर्म मशीन को यूज करते हैं। ब्लाइंड स्टिच हेमिंग मशीन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्लास 100 का स्टिच बनाती है। ब्लाइंड स्टिच मतलब तुरपाई, जो कि आपको एक तरफ दिखाई देती है और दूसरी तरफ नहीं दिखाई देती। बटन होल मशीन, बटन लगाने वाली मशीन, बटन अटैच करने वाली मशीन, जिसके द्वारा हम चेन स्टिच की भी आती है और लॉक स्टिच की भी आती है। यूजुअली अब जो यूज होती है वो लॉक स्टिच की होती है, जिसमें बॉबिन एंड बॉबिन केस लगता है। Major difference between lock stitch and chain stitch is lock stitch is a machine use needle and bobbin case. Chain stitch machine uses needle and looper. Either blind looper if we are making class 100 chain stitch which can be revealed easily, or eye looper जैसे कि हम और सारी कैटेगरीज में 400, 500, 600 ये सभी चेन स्टिच के अलग अलग प्रकार हैं। उसमें सभी में आई लूपर यूज होता है, जिसमें से धागा क्रॉस किया जाता है। बटन स्टिच मशीन का मैंने आपको बताया ही था कि एक बारी हम पैडल को प्रेस करते हैं और उसमें जितनी भी रोटेशन हमने सेट करी हैं वो पूरी रोटेशन करने के बाद ही मशीन बंद होती है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस फ्लो क्या होता है? अगर हम किसी भी गारमेंट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो कट पार्ट्स लोडिंग टू द लाइन, कट पार्ट्स लोड करे जाते हैं लाइन में।
प्रिपरेटरी स्टिचिंग, कई बार हमें कच्चा करना या कुछ तैयारी करना या पार्ट्स को तैयार करना। जैसे कि हम अगर शर्ट के बारे में बात करें तो शर्ट में एक 20 पार्ट्स कट करके एक पूरी शर्ट बनाई जाती है, 20 पीस काट के एक पूरी शर्ट बनाई जाती है, नॉर्मल जो मेंस शर्ट होती है विदाउट एनी डिजाइनिंग। 2 फ्रंट, 1 बैक, 2 बैक योक, 2 स्लीव, 4 पीस कॉलर के, 4 पीस कफ के, 4 पीस स्लीव प्लैकेट के, एक पॉकेट, तो ऐसे करके टोटल 20 पीसेस होते हैं। तो प्रिपरेटरी स्टिचिंग में क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स को स्टिच करना। असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में अगर आपने सुना है तो सीक्वेंसेस, अलग अलग ऑपरेशन के सीक्वेंस तैयार करना। फ्रंट और बैक पर जो काम होने हैं, जैसे कि फ्रंट पे बटन टेप, बटन होल टेप बनना है, बैक में बैक योक अटैच होना है, बॉक्स प्लीट डालनी है, स्लीव में स्लीव प्लैकेट बनना है, देन पॉकेट लगनी है फ्रंट में, वो सारे काम हो जाएंगे अलग से, प्रिपरेटरी में आएंगे। देन उसके बाद इनलाइन चेकिंग पॉइंट्स आएंगे कि जो जो पार्ट हो रहे हैं, जो जो काम हो रहे हैं उनमें क्वालिटी डिफेक्ट तो कोई नहीं है। उसके बाद फाइनली असेंबली की जाएगी उनकी। असेंबली मींस फ्रंट और बैक को जोड़ना, फ्रंट और बैक जोड़ने के बाद स्लीव अटैच करना, स्लीव अटैच करने के बाद साइड सीम लगाना, कॉलर अटैच करना, कफ अटैच करना। उससे पहले ही सारे काम प्रिपरेटरी स्टिचिंग में हो चुके होते हैं। असेंबली के बाद देन चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हमने अपने क्वालिटी को चेक करना है, जिससे कि हम अपने चेक पॉइंट्स को रेडी कर सकें और क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, क्वालिटी में कोई दिक्कत ना आए। देन फाइनल पैक। कल भी मैंने आपको बताया था स्टिचेस के बारे में, इंटरलूपिंग, इंट्रालूपिंग, इंटरलेसिंग। इंटरलूपिंग मींस passing of a loop of thread through another loop formed by the another thread। मतलब यहाँ पर दो धागे, मतलब जो भी मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, ओवर एज चेन स्टिच, कवरिंग चेन स्टिच बन रहा है, वो इंटरलूपिंग के थ्रू बनता है। इंट्रालूपिंग मींस एक ही धागा, इंट्रा मींस वन, पासिंग ऑफ अ लूप ऑफ थ्रेड थ्रू अनदर लूप फॉर्म्ड बाय द सेम थ्रेड, मतलब एक ही थ्रेड धागा यूज हो रहा है और लूप्स बनाए जा रहे हैं। इंटरलेसिंग मींस लॉक स्टिच, हमारा जो है, जो हमारे को लॉक करके बॉबिन थ्रेड और नीडल थ्रेड का लॉक बन रहा है और उसके थ्रू स्टिचिंग हो रही है। ये कल हमने बात करी थी। क्लास 100 चेन स्टिच, 200 हैंड स्टिच, 300 लॉक स्टिच, 400 मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, 500 ओवर एज चेन स्टिच एंड 600 फ्लैट सीम स्टिच या कवरिंग चेन स्टिच। क्या आप अगर दिखाई फोटो देख पा रहे हो, समझ रहे हो, तो ये क्लास 100 का चेन स्टिच है जो कि आसानी से खुल जाता है, रिवीलेबल होता है। वन थ्रेड चेन स्टिच मशीन भी आती है। इस तरह से दिखाई देगा आपको, फेस और अंडर साइड दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 100 का चेन स्टिच, क्लास 100 का चेन स्टिच। टू 200 हमारी हाथ की सिलाई है। जिस तरह से हम हाथ से एक धागे से कर रहे हैं तो फ्रंट और बैक कैसा दिखाई देगा हमें। अगर बैक स्टिच चल रहा है तो ऊपर वाली जो फोटो दिखाई दे रही है आपको वो है, और अगर नॉर्मल स्टिच है तो जहां टाका हमें ऊपर दिखाई दे रहा है वहां नीचे नहीं दिखाई देगा, जहां नीचे दिखाई दे रहा है वहां ऊपर नहीं दिखाई देगा। स्टिच क्लास 300 लॉक स्टिच, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम दिखाई देती है। जिगजैग स्टिचिंग में अगर नीडल और बॉबिन का थ्रेड दिखाई दे रहा है आपको, रेड कलर में नीडल थ्रेड दिखाई दे रहा है ऊपर से आता हुआ, और ब्लू येलो कलर में आपको बॉबिन थ्रेड दिखाई दे रहा है। ये हमने मशीन्स के बारे में डिस्कस करा था। जो लूप बनता है वो नीडल से थ्रेड आता है और लूप बनता है, और जो हुक होता है, जो बॉबिन होता है, उसके हुक में धागा फिक्स होता है और उसके बाद वो नया लूप बनाता है, आगे बढ़ता है।
स्टिच क्लास 400, स्टिच क्लास 400 चेन स्टिच, मल्टी थ्रेड चेन स्टिच, जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा धागे यूज हो रहे हैं, और ऊपर से हमें वो फ्रंट में लॉक स्टिच जैसा ही दिखाई देता है और अंदर की तरफ हमें उसमें चेन दिखाई देती है, चेन बनी हुई दिखाई देती है। डेनिम के इंसीम में आप आराम से देख सकते हैं, ट्राउजर्स की इंसीम में ऊपर की तरफ लॉक स्टिच जैसी दिखाई देती है और अंदर की तरफ उसमें चेन बनी हुई होती है। थ्री थ्रेड ओवरलॉक, एक सुई और 2 लूपर इस तरह से काम करते हैं। आप देख सकते हैं जो येलो थ्रेड आ रहा है वो नीडल से आ रहा है, ग्रीन और रेड थ्रेड जो है वो लूपर्स के थ्रू चल रहा है, और एज कवरिंग होती है इसमें कपड़े की टांकों के द्वारा। इस तरह की दिखाई देती है हमें थ्री थ्रेड ओवरलॉक की, जो एक धागे से एक सुई और 2 लूपर्स के द्वारा होती है, एज कवरिंग ऑफ वोवन फैब्रिक्स। ये है 4 थ्रेड, जो कि आप देखेंगे एक साथ में सिलाई दिखाई दे रही है, जो कि बीच में से जा रही है। फ्रंट और बैक यहाँ दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। बैक में जो है वो जो कवर है वो रेड थ्रेड बीच में दिखाई दे रहा है, वो आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, रेड थ्रेड सेंटर में से कवर कर रहा है। ये निटेड फैब्रिक की एज कवरिंग के लिए यूज करी जाती है। ये है अब हमारा 5 थ्रेड ओवरलॉक, जिसका मैंने आपको बताया 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन जो यूज होती है वो वोवन फैब्रिक की एज कवरिंग एंड सेफ्टी स्टिच। तो ये कॉम्बिनेशन स्टिच है, जो एज कवर कर रहा है थ्रेड, जो कि एक सुई और 2 लूपर से बना है, वो क्लास 500 का एज कवरिंग है। और जो दूसरा दिखाई दे रहा है हमें स्टिच, जो कि बाहर से तो लॉक स्टिच जैसा दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ चेन दिखाई दे रही है, वो क्लास 400 का मल्टी थ्रेड चेन स्टिच है। तो इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन स्टिच भी बोला जाता है। क्लास 500 की एज कवरिंग और 400 का सेफ्टी स्टिच। ये आ गया आपका फ्लैट स्टिच, जिसको मैंने इंटरलॉकिंग बताया था आपको। अब अगर शायद आपको ये फोटो देख के समझ में आए कि वो बिल्कुल कपड़े के किनारे में था, ओवरलॉक तो था वो कपड़े के बिल्कुल किनारे में था, मगर ये कपड़े के बीच में है। तो थ्रू दिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो इंटरलॉकिंग है वो कपड़े के बीच में है, कपड़े के किनारे पे इंटरलॉकिंग नहीं होती, कपड़े के किनारे पे ओवरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग कपड़े के किनारे से थोड़ा अंदर, जिसको आप टी शर्ट का बॉटम हेम या स्लीव हेम बोल सकते हैं, वो कहलाता है। फ्लैट लॉक मशीन्स, different types of swing defects and controlling methods for quality and productivity। डिफरेंट टाइप के स्विंग डिफेक्ट्स को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफेक्ट्स क्यों बनते हैं और कैसे उनको हम रीस्टिच सीम और ब्रोकन स्टिचेस, थ्रेड ब्रेक्स और थ्रेड रन आउट ड्यूरिंग स्विंग, और कट और ब्रोकन स्टिच यूजिंग बाय सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट लाइक स्टोन वॉशिंग। कई बारी हमारा काम करते करते धागा टूट जाता है, और कई बारी सिलाई करने के बाद अगर कोई प्रोसेसिंग है तो उस प्रोसेसिंग की वजह से हमारा धागा टूट जाता है। तो रिकमेंडेड सोल्यूशन क्या है, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? यूज अ बेटर क्वालिटी स्विंग थ्रेड। सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का धागा यूज करना चाहिए हमें, जो कि किसी भी प्रोसेसिंग के दौरान टूटे ना। दिस में इंक्लूड गोइंग टू हायर परफॉर्मेंस थ्रेड डिजाइन टू मिनिमाइज स्विंग इंटरप्शंस। ये हम ब्रांडेड धागा यूज करेंगे और क्वालिटी अच्छी यूज करेंगे, स्ट्रेंथ अच्छी होगी धागे की, तो ये ऐसी दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले तो।
Ensure proper machine maintenance and sewing machine adjustments. मशीन एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है. मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जी फीड डॉग या अपना जो थ्रेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पर. तो वो हमें पता होना चाहिए एज एन ऑपरेटर, एज अ ट्रेनर हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप का फैब्रिक यूज कर रहे हैं और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं. मेक श्योर स्विंग मशीन्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड एंड एडजस्टेड फॉर द फैब्रिक एंड स्विंग ऑपरेशन. ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फैब्रिक है उसके लिए मशीन्स मेंटेन होनी चाहिए, एडजस्टमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. ऑब्जर्व स्विंग ऑपरेशंस फॉर करेक्ट मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स. और हमें इस बारे में भी पता होना चाहिए कि करेक्ट मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक क्या है. लाइट वेट फैब्रिक तो हमें है तो हमें कैसे उसको यूज करना है, और हैवी वेट फैब्रिक है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है ड्यूरिंग द स्टिचिंग. Skip stitch caused by stitching formation device in the sewing machine missing the thread loop during stitch formation, causing a defective stitch on looper type stitches. This will allow the stitching to unravel, causing seam failure. जो skip stitch होता है जिसको आप टाप बोलते हैं, जिसमें सिलाई खुल जाती है, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेड सोल्यूशन है? कोर्स स्पन थ्रेड में यूज. धागा जो है वो कोर्स स्पन यूज करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम कम आएगी. मशीन वुड नॉट फीड द फैब्रिक इन बैक वे. मशीन का जो फीडिंग है, जो थ्रेडिंग है, वो कई बार अगर वो सॉरी फैब्रिक फीडिंग जो है अगर वो हम गलत डायरेक्शन में करेंगे तब भी ऐसी दिक्कत आती है. सुपरवाइजिंग फीडिंग सिस्टम. हमारा फीड मैकेनिज्म कैसा है और हम किस तरह की फैब्रिक को, किस तरह की स्टिचिंग को यूज कर रहे हैं. मिनिमम थ्रेड टेंशन, खिंचाव ना हो धागे में. नॉट टू स्टॉप ऑन द थिक पार्ट ऑफ फैब्रिक. कई बार हमारा जो क्रॉच है, जैसे ट्राउजर का क्रॉच है, वहां पर अगर हम स्पीड कम कर देंगे या मशीन ढंग से नहीं चलेगी तो वहां पर स्किप स्टिच आने के चांसेस कई बार होते हैं. सेट आइडियल फुट, फीड एंड प्लेट. जो भी थ्रोट प्लेट है या फीड डॉग्स हैं वो प्रॉपरली फिट होने चाहिए, और करेक्ट नंबर ऑफ थ्रेड, करेक्ट साइज ऑफ थ्रेड टू बी यूज. सीम फेलियर, सिलाई का खुल जाना. कई बार हम देखते हैं कि हमारे कॉमनली दिक्कत आती है कि सिलाई खुल जाती है या खींचने में सीम ग्रिम या स्लिपेज आती है. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगर हम जो भी फैब्रिक यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट फैब्रिक वी हैव टू यूज द नीडल. सुई हम ऐसी यूज करें जो कि हमारी फैब्रिक के अकॉर्डिंग सही हो, पतली या मोटी जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू फैब्रिक वो सही हो. कंसीडर चेंजिंग द सीम कंस्ट्रक्शन टू फ्रेंच सीम कंस्ट्रक्शन. और कई बार हम कुछ कॉमन सीम्स की को छोड़ करके उनके दूसरे वर्जन यूज करें जिससे कि स्ट्रेंथ ज्यादा रहे सीम्स की. इंक्रीज द सीम विड्थ और विड्थ ऑफ बाइट. कई बार हमें सीम मार्जिन जो होता है, सीम अलाउंस जो होता है, वो भी सेट करके हम इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं. ऑप्टिमाइज द स्टिचेस पर इंच. एसपीआई रेगुलेटर को तो हम सभी जानते हैं, मगर उस एसपीआई रेगुलेटर का यूज कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू फैब्रिक, अकॉर्डिंग टू गारमेंट डिजाइन हमें एसपीआई एडजस्ट करने पड़ते हैं. अगर हमारा फैब्रिक लाइट वेट है तो हमें डिपेंड करता है उसकी क्वालिटीज पर, प्रॉपर्टीज पर, कि हमें किस तरह के स्टिचेस उस पर यूज करने हैं. इम्प्रॉपर स्टिच बैलेंस. कई बारी जिसको आप बोलते हैं दाना देना, वो क्यों होता है? बॉबिन थ्रेड या नीडल थ्रेड प्रॉपर नहीं यूज हो रहा है, ठीक नहीं है, या टेंशन ठीक नहीं है, थ्रेड टेंशन जो है बॉबिन की वो ठीक नहीं है, तो हमारे को ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है. ऑलवेज स्टार्ट बाय चेकिंग द बॉबिन थ्रेड टेंशन. टेंशन, थ्रेड टेंशन की वजह से ये जो दाना देना वाली जो प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर स्टिच बैलेंस या टाँके सही प्रकार से नहीं आना, उसका बहुत मुख्य कारण होता है कि हमारा जो थ्रेड टेंशन है, आइदर अपर थ्रेड और लोअर थ्रेड इज नॉट प्रॉपरली एडजस्टेड.
अगर वो एडजस्ट नहीं होगा, अगर उसमें लूज या टाइट होगा तो प्रॉब्लम आएगी। डबल क्रीज, ये जो हमने अभी बात करी फोल्डर्स की, अगर हम यहाँ पर फोल्डर यूज करेंगे तो ये डबल क्रीज नहीं आएगी। अगर हम मशीन में कोई भी अटैचमेंट यूज करेंगे तो जो रोपी इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे वो नहीं आएगा। डाउन स्टिच, कोई भी आप कोई ऐसा पार्ट आप गारमेंट में यूज कर रहे हैं जो कि गलती से आप स्टिच कर जाएंगे। स्विंग ऑपरेटर मस्ट हैव करेक्ट मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक। मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक सही होनी चाहिए। जब भी आप कोई स्टिचिंग कर रहे हैं तो आपके जो भी पार्ट्स हैं ओपन होने चाहिए और 2-3 लेयर एक साथ फंसी नहीं होने चाहिए जिससे कि स्टिचिंग में कोई गड़बड़ हो और जो पार्ट स्टिच करना है उसके साथ कोई और पार्ट भी स्टिच हो जाए। मेक श्योर द पैटर्न गाइड हैव बीन डिजाइंड प्रॉपरली, और जो भी डिजाइन है हमारा, जो गाइड्स हैं वो प्रॉपरली सेट होने चाहिए। यूज आइडियल सीम कंस्ट्रक्शन, और सिलाई कंस्ट्रक्शन प्रॉपर सही से यूज होने चाहिए। हमने कल सिलाई करी थी, पढ़ा था हमने कि कितने टाइप की सिलाइयाँ होती हैं, तो वो पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली हम उन सिलाइयों को यूज करेंगे। इफ piece of cloth frayed, fiber in become loose and start to come apart, अगर धागे खुले होंगे तो वो बाहर निकलेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूज प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन नीडल एंड लूपर, सुई और लूपर के बीच में प्रॉपर एडजस्टमेंट होगी तो धागे खुले नहीं छूटेंगे। टेंशन और नीडल नॉट टू लूज, नीडल के थ्रेड की टेंशन भी लूज नहीं होनी चाहिए। फ्रेइंग एजेस मतलब कपड़े के किनारों को, किनारे पे धागों को बाहर निकलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जब हम मशीन को अपनी एडजस्ट करके रखेंगे, लूपर से एडजस्ट होंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। नाइफ शुड बी ब्लंट, अगर किसी मशीन में फैब्रिक कटिंग नाइफ है, जैसा कि हमें पता है कि हमारा ओवरलॉक मशीन में फैब्रिक कटिंग नाइफ्स होते हैं और बटन होल मेकिंग मशीन में, तो वो अगर नाइफ प्रॉपर नहीं होगा तो कई बार आप देखेंगे कांच जो होता है वो बीच में से कटा हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि ब्लेड या तो है नहीं है तो वो प्रॉपरली शार्प नहीं है। और अगर ओवरलॉक मशीन में भी ऐसा है तो वो प्रॉपरली कटिंग नहीं करेगा फैब्रिक की और धागे जो हैं वो बीच में दिखाई देंगे। राइट चॉइस ऑफ थ्रेड फॉर फैब्रिक, राइट चॉइस ऑफ थ्रेड फॉर फैब्रिक। स्लैंटेड, जो प्रॉपर सेटिंग है, जो भी हम पैटर्न वो एक्यूरेटली नहीं रखा है, प्रॉपरली नहीं रखा है, तो जो पोजीशन है किसी भी पार्ट की वो प्रॉपर नहीं रहेगी और प्रॉब्लम आएगी। तो आज का हमने जो टॉपिक्स थे सर ज्यादातर हमारे कवर हो गए हैं आज। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक था स्पेशलाइज्ड स्विंग मशीन्स और उनका यूसेज, उसके बारे में मैंने बात करी है आज, और होपफुली सभी कैंडिडेट्स को समझ आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह गई है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं विद इंटरेक्टिव राउंड। Yeah, thank you. Over to you, Vishal sir. Yeah, thank you, sir. जी। Yeah, sir, just a moment. Let me ask the team. Arun sir, if you are there. Yes, sir. Sir, can we ask the questions by the participants, whatever you have received? Sir, I'm sharing with you already. Okay, so should I ask those questions? Hello. Hello. Yes, Arun sir, can you ask, because my mobile is switched off and WhatsApp is not working. Sure, sir. Sure, sir. Okay, thank you. So give me a moment, miss. हाँ जी विशाल। So otherwise तो सर मैंने ही काफी स्विंग मशीन बारे में सीख लिया आपसे।
it's a good nice session for me also. और मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉलेज शेयरिंग। टेक्निकली आपने एक्सप्लेन किया स्विंग मशीन्स के बारे में। नहीं बहुत अच्छा और बहुत ही सरल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। और होप मेरे जो कैंडिडेट्स हैं जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आया हो, और अगर बाद में भी सर कोई क्वेरी आती है, कोई कुछ डाउट होते हैं तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू यू, और कोई भी क्वेरी अगर होगी तो आई एम रेडी टू रिजॉल्व देम। या सर बिल्कुल। और आजकल बिल्कुल स्किल्स की ही वैल्यू है, जो मतलब मैं कल भी बात कर रहा था कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो सबको होती है, लेकिन फील्ड में जब काम करना होता है तब मुश्किल आती है। तो आप लोग तो प्रचार कर रहे हैं एजुकेशन का, स्किल का, नॉलेज का, रियली अप्रिशिएबल। हैट्स ऑफ टू यू पीपल। ओवर टू अरुण प्लीज। Good afternoon, sir. Rajni, sir. Sir, we have a moderator and she's Kashish. वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे सर। राइट कशिश, अरुण जी बताइए। ओवर टू कशिश सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। बहुत अच्छा सेशन गया सर आपका, काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी क्लियर था। कुछ तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स थी, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं हमें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ देयर इज एनी थ्रेड क्लॉगिंग प्रॉब्लम इन लोअर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन, हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? सी, एडजस्टमेंट होती है मशीन में, टाइमिंग एडजस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं अपना फीड डॉग एंड नीडल मूवमेंट को एडजस्ट करना। तो वो करना होता है यूजुअली हम वो मैकेनिक के थ्रू ही करते हैं, वो खुद नहीं कर सकते। मगर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आती है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद है थोड़ा सा जो फीड डॉग्स हैं और नीडल मूवमेंट है, उसको टाइमिंग सेटिंग बोलते हैं नॉर्मली हमारे जो मेंटेनेंस के में। तो वो अगर एडजस्ट करेंगे तो इजीली हमारे को वो क्लॉगिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। जी सर। और सर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इज देयर एनी मार्क और मेजरमेंट टू फिल द ऑयल टैंक? हाउ मच शुड वी फिल द ऑयल टैंक? जी, जो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में हमेशा टैंक के अंदर ही मार्क होता है। टैंक के अंदर ही एक स्लांट पोजीशन होती है टैंक के अंदर ही, जिसपे लिखा होता है, मार्किंग की हुई होती है लो, मीडियम, हाई। तो उन तीनों के अकॉर्डिंगली नॉर्मली मीडियम से ऊपर रहना चाहिए हमारा ऑयल, और हमें वो जो ऑयल है वो अपने टैंक में उस मार्किंग से, हमेशा हर टैंक में जो भी मशीन ऑयल टैंक है उसमें मार्किंग अंदर ही होती है। जब हम मशीन हेड को ऊपर करते हैं तो हमारे को सामने ही वो लो, मीडियम और हाई मार्क दिखाई देते हैं। तो वी हैव टू फिल इट अकॉर्डिंग टू दैट मार्क, और कोशिश ये करें कि मीडियम से ऊपर रहे, मिनिमम मीडियम लेवल तक ऑयल रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, मीडियम तक रहे तो ही अच्छी बात है। तो सर इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, if once we fill the tank, for how long the oil retains in the oil tank? राइट, ये ऑयल जो होता है ये एवेपोरेट नहीं होता, और ये डिपेंड करता है कि कितना हमारी वर्किंग है ऑयल की, हमारी मशीन कितना यूजेज, मशीन के यूजेज पे। जो हम ट्रेनिंग में देखते हैं तो ट्रेनिंग में नॉर्मली हम 2 से 2.5 साल तक अगर हम एक ऑयल टैंक को फिल करते हैं पूरा, तो 2 से 2.5 साल तक हमें ऑयल को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कई बार हमें ऑयल को फिल्टर करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान उसमें कई धागे ये बहुत चीजें ऐड हो जाती हैं, तो उनको साफ करने के लिए ऑयल फिल्टर करना पड़ता है। अदरवाइज हमें 2-3 साल तक इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन एज पर द ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में हमें 2-3 साल तक उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंडस्ट्री पे उसके यूसेज पे डिपेंड करता है। कई बारी 6 महीने से 8 महीने के बीच में ऑयल रिप्लेस होता है, क्योंकि वो डार्क हो जाता है और थिक हो जाता है, इसलिए वो रिप्लेस होता है। जी सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अबाउट नीडल नंबर DB5, ऑन विच फैब्रिक कैन वी यूज इट?
needle number DB5 and on which fabric we can use it? आज के सेशन में मैंने हर एक सुई के बारे में और मशीन के बारे में बताया है। अकॉर्डिंग टू फैब्रिक नहीं है ये DB×1 या DB×5, ये अकॉर्डिंग टू मशीन है। जो पार्ट हमने मशीन में फिट करना है नीडल का, नीडल हेड होता है नीडल शोल्डर तक, वो पार्ट हमारी मशीन में फिक्स होता है। तो वो डिफरेंट मशीन्स का डिफरेंट सिस्टम होता है। DB×5 जो है वो डबल नीडल लॉक स्टिच मशीन के लिए यूज होती है। पूरी लिस्ट दिखाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग, फैब्रिक के अकॉर्डिंग नहीं, वो अकॉर्डिंग टू मशीन सिस्टम नंबर यूज करते हैं और उसको हम यूज करते हैं नीडल को। सर आई थिंक ये क्वेश्चन शायद आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, बट स्टिल आई आस्क व्हिच नीडल वी कैन यूज इन लॉक मशीन? लॉक स्टिच मशीन में हमने DB×1 एंड DP×5, आज हमने जो डिटेल में सारे इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन्स के बारे में डिस्कस करा है नीडल को। तो DB×1 दिल्ली बॉम्बे ×1 एंड दिल्ली पटना ×5, DB×1 एंड DP×5 दो नीडल हैं जो हम नॉर्मली सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन में यूज करते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच फैब्रिक वी कैन यूज DB1 and HK1 needle? ऑन विच फैब्रिक, मैं Yes. फिर से बात करूंगा कि फैब्रिक का उसको रिलेट नहीं करना है हमने। हमें DB×1 कैन बी 7 नंबर, जो कि पतली होगी, जिसकी थिकनेस कम होगी, जो हमें लाइट वेट फैब्रिक पे यूज करनी है। एंड DB×1 11 नंबर कैन बी थिकर देन 7 एंड वी कैन यूज दैट फॉर थिकर फैब्रिक। हम उसको बड़ी मोटी फैब्रिक के लिए यूज कर सकते हैं। और डेनिम के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो मशीन अगर हम सिंगल नीडल लॉक स्टिच यूज कर रहे हैं तो वो DB×1 ही रहेगी। DB×1 14 नंबर या 17 नंबर हम डेनिम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और मशीन में HA हरियाणा अमृतसर HA×1 है, HK नहीं है, HA×1। जी सर। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे जो लेमैन रहते हैं यहाँ, जिसने फर्स्ट टाइम अभी नीडल्स को देखा है, तो मतलब वो कैसे डिफरेंशिएट करे बिटवीन DB1 एंड HK1? मैडम इसके लिए हमारे को जो मार्केट में नीडल मिलती है उसके हर पैकेट पे ये नंबर डिफाइंड होते हैं। आप किसी भी ब्रांड के नीडल को लेंगे तो हमने अपना मार्केट में जाके सिर्फ ये बताना है कि जी सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन के लिए हमें नीडल चाहिए, तो आपको जो भी पता दिया जाएगा उस पर लिखा होगा। अगर डोमेस्टिक ले रहे हैं तो HA×1 उस पर लिखा होगा। और मैंने आपको ये सिस्टम बताया क्यों है, सिस्टम इसलिए है क्योंकि जो मशीन के अंदर पार्ट फिक्स होना या नीडल की हाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू मशीन होनी चाहिए। तो वो सिस्टम डिफरेंट है, बट वो सभी अकॉर्डिंग टू मशीन है। तो एक लेमैन को इजीली पता चल सकता है क्योंकि उस पैकेट पे मेंशन होता है DB×1 है या HK×1 है। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वी कैन यूज स्टिच 500 एंड स्टिच 400? ओके, आज का सेशन अगर हमने देखा है तो मैंने बहुत क्लियरली उसमें बताया है कि 400 इज मल्टी थ्रेड चेन स्टिच एंड 500 इज ओवर एज चेन स्टिच। ओवरलॉक 500 होता है स्टिच क्लास और 400 होता है मल्टी थ्रेड चेन स्टिच। जो हम डेनिम ट्राउजर जीन्स के बारे में बात करते हैं, उसकी इन सीम जो होती है वो अगर फीड ऑफ द आर्म मशीन से फिनिश है तो वो क्लास 400 का चेन स्टिच है। और अगर हम देखते हैं कि ओवरलॉकिंग कहीं भी हुई है वो क्लास 500 है। आज मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए थे, फोटो भी दिखाई थी इस सेशन में। तो 400 और 500 को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 400 जो होता है वो ऊपर से तो लॉक स्टिच जैसा ही दिखाई देता है, जैसी हमारी नॉर्मल मशीन की सिलाई आती है, मगर उसके अंदर चेन बनी हुई दिखाई देती है हमें। और 500 कपड़े के किनारे पे होती है, एज पे, और जब उसके साथ सेफ्टी स्टिच आ जाता है, वही डेनिम इन सीम में हम देख रहे हैं, वही उसी टाइप का स्टिच अगर हमारे पास ओवरलॉक के बराबर में आ जाता है तो वो कॉम्बिनेशन स्टिच बन जाता है 400 और 500 का, जिसको 5 थ्रेड ओवरलॉक या 6 थ्रेड ओवरलॉक बोलते हैं। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इज लैप सीम एंड काउंटर सीम द सेम और डिफरेंट? I'll repeat, is lapped seam and counter seam the same or different? If different, then please tell about double lapped seam.
सी लैब सीम क्या है, फर्स्ट तो हमें ये पता चलना चाहिए लैब सीम क्या है। लैब ओवरलैपिंग इन वन सीम, ओनली सीम मार्जिन्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो बेसिकली जो लैब सीम है वो सिर्फ दो जो सीम मार्जिन्स हैं उनको ओवरलैप करती है। तो सिंपल लैब सीम जो है वो हम यूज नहीं करते मगर लेदर प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ सीम मार्जिन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। सुपर इम्पोज सीम के बारे में बात करते हैं तो वो दोनों कपड़ों को एक दूसरे पूरा ढक रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सुपर इम्पोज सुपर मतलब फुल्ली कवरिंग। बट जब लैब सीम के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमारे सिर्फ सीम मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मेरी हाथ देख सकते हैं तो सिर्फ सीम मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं, जो कि हमारे गारमेंट में काम नहीं चलता। ना ऊपर भी रॉ एज है, नीचे भी रॉ एज है, दोनों तरफ रॉ एज है। तो उस रॉ एज को क्लियर करने के लिए हमने लैब फेल्ट सीम यूज करी है। ठीक है, ये मैंने क्लासिफिकेशन बताई है, उनमें ना तो आपका प्लेन सीम का नाम आया, ना ही काउंटर सीम का नाम आया। तो वो अब आप किसको कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइज जो सीम्स हैं उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। तो वो काउंटर सीम आप किस तरह से बना सकते हैं, क्या बना रहे हैं, या डायग्राम क्या है, वो डिपेंड करता है। मैंने आपको लैब सीम और लैब फेल्ट सीम के बारे में बता सकता हूँ। लैब सीम सिंपल है, जिसमें सीम मार्जिन ओवरलैप कर रहे हैं, और लैब जिसमें सीम मार्जिन को एक दूसरे के अंदर फोल्ड कर दिया गया है, जो कि हमारे शर्ट की सीम और ट्राउजर्स की इन सीम में यूज होते हैं। तो आई कैन एक्सप्लेन लैब सीम एंड सर हमारे मतलब ये जो क्वेश्चंस है काफी क्वेश्चंस आए थे, बट हमने उनको क्लब करके इन्हीं क्वेश्चंस में आपसे पूछे। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट सेशन सर, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला आपके सेशन से। आई एम श्योर टीचर्स ने काफी लर्न किया होगा, न्यू टेक्निक्स उनकी अपडेट हुई होंगी। Thanks a lot, Rajneesh sir and Vishal sir for moderating the session, for being there. Thank you so much, sir.